इसमें ये बहुत मजे का सेशन है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तानी जो कंटेंट है, पाकिस्तानी टीवी ड्रामा का जो कंटेंट है स्पेशली, वो बहुत ज्यादा उसके प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। वो बहुत जगह पे लोगों को उससे एतराज हो रहे हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा इसको शायद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए फिर? अगर जो अच्छी चीज है वो कैसी होती है और जो बुरी चीज है वो कैसी होती है, तो वो उस पे हम बात करेंगे। मैं वेलकम आज करता हूँ राबिया। राबिया मोगनी है या कि क्या वर्ड एग्जैक्ट अपना नाम आज बोलिए फिर। राबिया मोगनी। राबिया मोगनी, ठीक, मैं सही बोल रहा था, इसका मतलब मुझे किसी और ने कंफ्यूज किया। और महविश इजाज हमारे साथ हैं अस्सलाम आज। वालेकुम। और ये इस्लाम, ये दोनों ही बहुत नोन फेसेस हैं। दीज आर, मैं कहता हूँ, एक न्यू काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज जो कि जिनका अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर एक इम्पैक्ट है, उनका अपना एक स्टारडम है और उनकी अपनी एक से है। जब वो कोई चीज कहते हैं तो उसका एक इफेक्ट होता है। अच्छा, मैं कुछ थोड़ी सी बात कर रहा था, वो मेरी ऑडियो शॉडियो क्योंकि थोड़ी सी आउट हो गई, थोड़ा सा मसाइल हो गए पीछे टेक्निकल किस्म के। तो मुझे ये लग रहा था, मैं मतलब ये बात कर रहा था कि क्या ऐसा है कि सोशल मीडिया की जो एडवेंट एक इन्वेंशन है, इससे क्या ऐसा हुआ है कि जब मैं कहता हूँ, मैं एज एन ऑथर जब अब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो स्टेटस हैं जितने भी आते हैं सोशल मीडिया पे, तो हर कोई एक तरह से एक ऑथर बन गया है। इसी तरह डीएसएलआर के आने से, कैमरा के आने से, मोबाइल कैमरा के आने से हर कोई एक जर्नलिस्ट भी बन गया है, फोटोग्राफर भी हो गया है जी। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि मुझे लगता है जो हमारी बड़ी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जो कि शायद चैलेंज भी हो गई हैं इस तरह से कि क्या आप वो प्रोफेशनल स्किल सेट लेके वहां तक आते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ अगर महविश एक रिव्यू कर रही है किसी ड्रामा का या किसी आर्ट पीस का, तो उनकी बात में और एक जो कमेंट करने के लिए कोई शख्स आता है किसी चीज के नीचे, तो उसमें ऑब्वियसली फर्क होना चाहिए कि महविश का पूरा एक बैकग्राउंड होगा, एक स्किल सेट होगा, एक फिलॉसफी होगी जिसके बेस पे वो एक बात कर रही होंगी। इसी तरह से राबिया जो है, उनका अपना एक पूरा चीजों को देखने का तरीका है। तो मैं कहता हूँ कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है या ड्रामा रिव्यूइंग है, उसके बारे में थोड़ा सा आज हमारा जो लेक्चर है वो यही कोशिश होगी कि बजाय कि हम सिर्फ ड्रामास की बुराइयां करते रहे, वो तो हम बहुत करते हैं, हर व्यक्त ही कर रहे होते हैं, कि हम बेसिकली उस प्रोसेस पे बात करें जिस प्रोसेस के थ्रू आप लोग डिफरेंट चीजों को एक्सेस करते हैं। एक चीज है जो मुझे 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 थोड़ा आपसे थोड़ा सा और टाइम, हल्का सा थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि फिर हम आगे उस पर जा सकें, क्योंकि जब हम मैविश पे जाते हैं तो मैविश सीधा फेमिनिस्ट थ्योरी के ऊपर छलांग लगती है हमारी, तो वो कुछ चीजें हैं जो पीछे से मिस हो जाएंगी। मैं ये कह रहा था कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट कुछ थ्योरीज के सेट हैं, उसका हल्का सा मैं जिक्र कर लूं, फिर हम आगे प्रोसेस पे आ जाते हैं। कि एक थ्योरी है जो कि मिमेटिक थ्योरी है, जो कि सोक्रेटिस के जमाने से, सुकरात और अरस्तु और अफलातून, बेसिकली प्लेटो की थ्योरी थी ड्रामा के ऊपर और लिटरेचर पे, कि ये बेसिकली चीजों को रेप्लिकेट करती है। ये जो रियलिस्टिक चीजें होती हैं इनको रेप्लिकेट कर रही होती है, ये एक मियर रेप्लिकेशन ऑफ रियलिटी है जो आर्ट है। जबकि एक्सप्रेसिव थ्योरीज जो हैं वो ये कहती हैं कि नहीं, ये आर्टिस्ट के अंदर से एक क्रिएटिव एक चीज बन के निकलती है। जैसे वर्डवर्थ की जिस तरह की उसका जो काम है, जो क्रिटिसिज्म है, वो कहता है कि नहीं, उसकी खूबसूरती, आर्ट के एस्थेटिक्स और वो जो एक इंप्रेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम किसी चीज को देखते हैं या परखते हैं। एक वो थ्योरी है जो कि मुझे लगता है कि आजकल ज्यादा इन है, कि प्रेगमेटिक, जिसको आप कहते हैं कि ऑडियंसेस पे उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है किसी चीज को देख के। और एक जो है वो ये कहती है कि नहीं, ये किसी पूरी एक यूनिवर्स का शायद कोई एक हिस्सा है। ठीक है, तो मैं ये करना चाहूंगा स्टार्ट, मैं राबिया से स्टार्ट करता हूं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपका क्या प्रोसेस है जब आप किसी भी ड्रामा को देखती हैं या किसी टेलीविजन की आने वाली फिल्म है। हम ज्यादा ड्रामा बात कर रहे हैं, लिटरेचर की आज इतनी बात नहीं करेंगे, मतलब जो रिटन है।
तो आपको का देखने का तरीका बेसिकली क्या होता है? आपको क्या लगता है ड्रामा में क्या चीजें आपको अपील करती हैं कि मुझे इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इस डिस्कशन का पार्ट बनाया मुझे लेक्चर का। मैं आई एम रियली ऑनर्ड एंड महविश तो फिर भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं माशाल्लाह से। मैं तो न्यू कमर हूँ इस फील्ड में। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं शुरू में, और मैं ये सोचूं पहले कि आप मजाक मजाक में हमारी टेक तो नहीं दे रहे थे कि कुछ बैकग्राउंड और कुछ क्या क्रेडेंशियल्स हैं ड्रामा करने के। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपने प्यार से वो भी किया, एंड विच इज quite justified. I completely agree with you on that point जो आपने बोला कि जो लोग जैसे मैं और महविश कर रहे हैं, या और बहुत से नाम जो अभी आएंगे भी माशाल्लाह से आपके लेक्चर में, वो और एक बंदा जो नीचे कमेंट कर रहा है उसमें क्या फ़र्क है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आजकल हर सोशल मीडिया जिसके पास अकाउंट है वो भी एक रिव्यूअर बन गया, और हर फोन वाला कैमरे के साथ वो भी एक फोटोग्राफर बन गया। सो आई फील मैं राइटर भी बन गए। आपके सवाल ने मुझे, जब से हमारी ये बात शुरू हुई, आपने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया, और मुझे लगता है उसके दो जवाब आते हैं मेरे पास, और हो सकता है वो सही नहीं हो। एक चीज ये, आपका एक्सपीरियंस। मैं एमबीए हूँ, मैंने कोई लिटरेचर में नहीं किया हुआ मास्टर्स या कुछ भी इस तरह का नहीं किया। मैंने आईबीए से अपना मार्केटिंग में मास्टर्स किया हुआ है, एंड आई वर्कड एज वेल, और उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आई। ये मेरा पैशन है जो मैं करती हूँ। लेकिन मैंने आपकी बात पढ़ के सुन के बहुत सोचा, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, उर्दू की भी इंग्लिश की भी, मैंने ड्रामे बहुत ज्यादा देखे हुए हैं। और अब तो मैं बहुत डिफरेंट, लाइक आई वॉच टर्किश, आई वॉच कोरियन, मैं हर किस्म, बॉलीवुड हर किस्म का देखती हूँ। आई फील कि उसको जब मैं देख रही होती हूँ तो वो एक बैकग्राउंड सेट हो गया है जो मेरे साथ है, और मैं जब रेफरेंस पॉइंट उठाती हूँ तो मैं उसको पुराने ड्रामों से भी रेफरेंस ले रही होती हूँ कि तन्हाइयाँ में, या आज से पहले दूरे शहवार में ऐसा हुआ था, लेकिन आज के ड्रामे में दो बोल या मेरे पास तुम्हों में ऐसा हो रहा है। एक चीज ये है। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स बिल्कुल अगर कोई एजुकेशन इस पे है जहाँ ये हो सकता है, आई वुड एडवाइज एवरीबडी कि वो ले। मैं इस बात की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि आपके पास एक स्किल सेट के साथ साथ एक डिग्री होनी चाहिए। हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम शायद वो नहीं कर सकें, लेकिन हम पिक करते हैं अपने सीनियर्स से और उन लोगों से जो लोग, जैसे मैं महविश को फॉलो करती हूँ, आई फॉलो हर ट्वीट्स, एंड आई व्हेन शी ट्वीट समथिंग मैं सोचती हूँ उस चीज के बारे में। इसी तरह उमेर लिखते हैं समथिंग हॉट में, आमना इंसानिया, हसन है, बुराक है, इन सब, ये जितने राइटर्स हैं, मलिया लोधी हैं, मैं इन सबको पढ़ के हम इनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कुछ शायद किसी किसी के अंदर कुछ वो होता भी है कि ऑडियंस इसके साथ कौन क्लिक कर जाए। तो आई थिंक ये दो चीजें होती हैं जिसकी बेसिस पे हम अभी चल रहे हैं। मैं किस तरह देखती हूँ आपका सवाल, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ड्रामे में इंटरटेनमेंट कितनी है, ड्रामे की कैटेगरी क्या है। जैसे आपने फैंटेसी और रियलिस्टिक उसकी बात की, थ्योरी की, तो या तो ड्रामा पहले से बोलती थी, हाँ, या तो ड्रामा पहले से बोलते जी कि मैं फैंटेसी पे चलूंगा और एवरीथिंग इज एग्जैजुरेटेड, जैसे प्रेम गली में आजकल हो रहा है, फिर हम उसको रियलिटी से करीब नहीं लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप जलन जैसे ड्रामे को उठाएं एंड विच सेज इट्स रिफ्लेक्टिंग द सोसाइटी, व्हेन यू से दैट मेरे पास तुम हो एंड ऑल दैट, देन वी विल से ओके नाउ वेट, क्या हम आसपास ये देख रहे हैं? अगर हम आसपास देख रहे हैं तो क्या हमारे रिएक्शंस भी ऐसे हैं? ठीक है, तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए मैं देखती हूँ कि ड्रामा क्या चीज बात करने की कोशिश कर रहा है, फिर जो ड्रामे ने क्लेम किया है मैं उसके मुताबिक उसका एनालिसिस करने की कोशिश करती हूँ। सेकंड मेरे लिए ये कि एंटरटेनमेंट कितनी 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 हद तक वो कर रहा है, और कितने अच्छे तरीके से वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करके अपनी स्टोरी को फ्रॉम वन एंगल टू दूसरा एंगल, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेके जा रहा है। मैं फेमिनिज्म या मार्क्सिज्म थ्योरी किसी की बेसिस पे नहीं करती हूँ। इट्स दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई फील। एक्टिंग कितनी है, स्क्रिप्ट कितनी स्ट्रांग है, जो वो लोग बातें करें, डज इट रिलेट टू मी एज अ व्यूअर, मैं एज अ कॉमन मैन बन के सोचती हूँ। और यस, उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस में सोचा, मैं थोड़ी क्रिटिकल भी हो जाती हूँ कि कंटिन्यूटी कितनी ज्यादा है या नहीं है, जो डायलॉग बोला है उसका रेफरेंस कहाँ से है, एक्सप्रेशन कैसे थे। सो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे मैं गुजरती हूँ। अच्छा, इसमें एक मैं चीज कहना चाहूंगा कि देखें, मतलब शायद आपको लगा होगा मैंने आपके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश मजाक कर रही थी और अगर किया भी तो मैं नहीं, उसमें एक चीज बताता हूँ। देखें,
मैं अच्छा एनसीए से जो लोग पढ़ के निकलते हैं, अच्छा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ के निकलो, हर किसी को लगता है कि हम शायद ड्रामा सीख के वहां से आते हैं। वहां पे ड्रामा की फील्ड या फिल्म जो है वो तो डिपार्टमेंट ही 2006 में आया था, मैं तो 2002 में पास आउट हो गया था, ठीक है। तो मैंने वहां से कोई ड्रामा पढ़ा नहीं था कहीं से। तो मैं आपको ये कहूं कि हम लोग जो लिखने वाले हैं, और ज्यादातर जो लिखने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड, उनके पास भी डिग्री तो कोई नहीं है स्क्रीन राइटिंग की या किसी चीज की। हम लोगों ने भी बेसिकली आप ये समझे कि पहले जिन लोगों ने फिल्में बनानी शुरू की बिल्कुल स्टार्ट में, उसके बाद हम ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने फिल्में देख देख के, ड्रामे देख देख के सीखा कि अच्छा ड्रामा क्या है और बुरा है। कोई हमें शायद सिखाने पढ़ाने का, डायरेक्टली सिखाने पढ़ाने वाला नहीं था, हमारे टेस्ट बर्ड्स बनाने वाले लोग थे, ठीक है। तो वही टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो जाहिर बात है जब क्रिटिक तक जाएगा तो क्रिटिक भी एक टेस्ट बर्ड अपना लेके चलेगा। अच्छा एक चीज ये अपने जहन में रखें, ऑडियंसेस से भी मैं भी बात करूंगा कि एक शख्स एक पीस क्रिएट करता है, वो जब पीस क्रिएट करता है तो एक क्रिटिक होता है जो कि उसको देख के ये चेक करता है कि क्या वो ठीक है या वो नहीं है, या उसे कैसा होना चाहिए था। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि अच्छा था तो बुरा था, तो ये मुझे ये अच्छी लगी है तो ये मुझे बुरी, ऐसे नहीं होता। फिर आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों अच्छा लगा, क्यों बुरा लगा। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बखिए उधेड़ दें अगले के, उसमें एक ही क्रिटिसिज्म का मतलब है। और अप्रिसिएशन का भी ये मतलब नहीं है कि आपने तारीफें कर करके पुल बांध दिए कि आए कितने अजीम, आपका अजीम ड्रेस, आपका अजीम झुमका, आपका ये नहीं होता। मतलब अप्रिसिएशन में भी है कि आपको समझ आ रही है कि आप जो चीज, जो पीस देख रहे हैं वो क्या है। मुझे ये लग रहा है राबिया, अच्छा ये कुछ हद तक काम भी आता है। मैं मतलब मैं वो सही नहीं कहूंगा कि बाबू वो ये है कि मैं कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जब लिखना शुरू किया था उसके 10 साल बाद जाके मैंने थ्योरी पढ़ी है स्टोरी की। आपकी आवाज सॉरी रुक गई, आप स्टक हो गए थोड़ा सा। हाँ, there's a issue कनेक्शन का जी। सैटरडे इवनिंग इंटरनेट जो राबिया का जो स्कूल ऑफ थॉट है जी, राबिया का बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा प्रेग्मेटिक है। प्रेग्मेटिक का मतलब ये होता है कि आपके ऑडियंस पे वो चीज कैसे इफेक्ट करती है। एक लिटरेरी थ्योरी आई थी, ये साथ साथ में थोड़ा सा कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंसेस जो है ना वो उससे भी कनेक्टेड रहे थ्योरी से। एक थ्योरी आई थी जिसको आप कहते हैं डेथ ऑफ ऑथर, या एक थ्योरी जो मैं मिस कर गया पहले बोलना, वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब एक चीज एक जगह आ गई तो उसके बाद उसको क्रिएट करने वाले का काम खत्म हो गया। अब वो जिस तक पहुंची उसने वो कैसे देखी। जैसे मैं अगर डे आफ्टर टुमारो देखूं गर्मियों में तो मुझ पे वो कैसे इफेक्ट करेगी, मैं सर्दियों में देखूं तो वो कैसे इफेक्ट करेगी, और मैं किस एनवायरनमेंट, किस मुल्क में बैठा हूं और मुझे कैसे। तो इससे होता ये है कि राइटर ने तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज लिख दी, लेकिन जब आप डेथ ऑफ ऑथर की थ्योरी के ऊपर जाते हैं और आप इस पे जाते हैं कि मुझ तक वो कैसे पहुंची या ऑडियंस ने कैसे रिएक्ट किया, तो 1000 डिस्कोर्सेस मिल जाते हैं आपको एक ही चीज को रीच करने के। तो ये बड़े मजे की चीज है। अगर इसको मजीद थ्योरीज पढ़ने का मजीद मौका मिलेगा ये और पक्का आपका, क्योंकि मुझे लगता है मैंने पढ़ने से सीखा कि मेरा शुरू में जो स्टाइल था वो इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल था, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कोई स्टाइल है मेरा, तो इसलिए मुझे उसकी थ्योरी समझ नहीं आती थी और मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आता था कि इसके फिर मुझे रूल्स क्या अपनाने चाहिए। तो वही आपकी उस चीज में एक आ रही है। अब चले एक थोड़ी देर के लिए अब हम जाते हैं महविश जो बड़ी देर से खामोश एक मॉडल के तौर पे, एक स्टार It's so refreshing to no, it's so refreshing to hear this. हाँ हाँ। अच्छा महविश से की तरफ जाते जाते मैं फिर 2-3 बातें फिर जल्दी जल्दी कर जाऊंगा कि जो जिसको कहते हैं कि हम अभी फॉर्म की बात कर रहे हैं ज्यादा, कि फॉर्म कैसे क्या है और लोग उसको कैसे देखते हैं और कैसे नहीं देखते हैं। महविश का जब भी मैंने काम सुना है, मेरा जब कनेक्शन हुआ महविश से तो बेसिकली और अंग्रेजा पे हुआ था, जहाँ पे सस्सी को वो समझ रही थी पूरी तरीके से कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सस्सी क्या कर रही है, उसके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तो वो एक महविश को हमेशा मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट साइड वो करती है, इम्प्रेस करती है। मतलब फेमिनिस्ट से ज्यादा मैं कहूंगा कि एंटी पैट्रियार्कल, कि आपने पैट्रियार्कल एक जो जबरदस्ती का सप्रेशन है उसके अगेंस्ट उनका एक माइंडसेट है। इसमें होता ही है कि जिस तरह आप फिलोसॉफिकल तरीके से जाते हैं कि फेमिनिस्ट जिसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक फीमेल किस तरीके से सोसाइटी में मूव करती है, सोसाइटी में फीमेल वाली साइड्स क्या हैं और फीमेल की प्रॉब्लम्स क्या हैं,
एक थेरी है जिस तरह मार्क्सिस्ट थेरी है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप पूरे मार्क्सिस्ट मतलब कम्युनिस्ट ही हो जाए, लेकिन उसमें ये है कि वो बात करती है क्लास स्ट्रगल की। आप ये दिखाते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहें कि जितने हीरोज हैं ड्रामे में वो सारे के सारे इंतहाई गोरे चिट्टे वो हैं, चाहे वो रक्षा भी चला रहे हैं तो आपको एक एलीट क्लास का एक इंतहाई रिफाइंड आदमी नजर आएगा। तो मैं जब इस तरह से बात करूंगा तो ये एक मैंने क्लास स्ट्रगल क्लास डिफरेंस की बात की है। इसी तरह पोस्ट कलोनियलिज्म वाली जो एक स्टाइल है कि जब ये कलोनियलिज्म हुआ उसके बाद जाके हम जो नए मुल्क ममालिक बने तकरीबन 1950s के आसपास ज्यादातर मुल्क आजाद हुए 1940 से लेके, तो हम लोगों को है कि अब रेसिज्म का क्या फर्क है कि गोरा फेयर एंड लवली जिस तरह की गोरी बहू गोरापन, कि हम रेस के मसाइल में कैसे फंस गए हैं। तो ये हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसको क्या, मुझे अब लगता है कि जैसे इकोनॉमी अब इफेक्ट करना शुरू हो गई है कि किसी भी जगह पे इकोनॉमी क्या है। तो अब मैं जाऊंगा अब महविश की तरफ, तो मैंने ये अपनी अपनी कहानी कर ली, अब मैं महविश पे जाऊंगा कि महविश जब किसी चीज को देखती हैं तो उनका देखने का तरीका क्या होता है। फिर महविश जब अपनी बात कंप्लीट करेंगे तो हम इकट्ठे सब बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपने रिव्यूज पे चले जाएंगे। मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहूंगा जो आप लोगों ने इतना टाइम निकाला है और स्पेशली आए हैं। चलिए महविश आप शुरू हो जाए, अब आपकी बारी। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। साजी को मैं उस्ताद मानती हूँ, मेरे ख्याल से मैं खुद क्योंकि थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो मुझे साजी अपने असातिज़ा में से लगते हैं, क्योंकि मेरा जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंग्रेजा के बाद मैंने इनसे मेरा कनेक्शन हुआ था और मैं इतनी पावरफुल राइटिंग लगी थी मुझे कि आई हैड टू फाइंड आउट हु इज दिस राइटर हु हैज क्रिएटेड दिस कैरेक्टर, बिकॉज इतना मुझे फैसिनेट करती थी सस्सी। और आप उसको अगर फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो कोई प्योर फेमिनिस्ट किस्म की नहीं थी। शी वाज अ वेरी वेरी messed up character in so many ways. That house was completely messed up. उस घराने में इतने सारे किरदार थे जिनके बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आप उनको किसी भी तरीके से पैक डाउन नहीं कर सकते। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ, अभी भी जब मैं रिव्यू करती हूँ तो मैं ये बात कहती हूँ कि कोई भी अच्छी कहानी या कोई भी अच्छा किरदार तमाम पर्सपेक्टिव्स को क्वेश्चन करता है। अगर फेमिनिज्म एक अच्छा किरदार फेमिनिस्ट थ्योरी को भी क्वेश्चन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सस्सी एक इतनी बोल्ड, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी पावरफुल, इतनी ऐसी लड़की है जो कि बखिए उधेड़ देती है कहीं जहां भी जाती है, लेकिन फिर उसका एक ऐसा नहीं हो सकता, ये वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट करती चीजें। तो मेरा जो थ्योरी है या जिस तरह मैं फेमिनिस्ट थ्योरी को भी देखती हूँ, और पोस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी, थर्ड वेव फेमिनिज्म, पॉपुलर फेमिनिज्म, टम्बलर फेमिनिज्म एक जिसको मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ जैसे हम लिबरलिज्म, मैं अक्सर कहती हूँ कि हम लिबरलिज्म इस्लामोफोब से सीख रहे हैं और हम फेमिनिज्म टम्बलर वाली खवातीन से सीख रहे हैं। वोक्टिविज्म रेडिकल है जितना कोई और रेडिकल है, हाँ, एक जितना रेडिकल है। हाँ, तो एक न्यू लिबरल पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं, और ये इसलिए मैं इतना एंजॉय कर रही थी इस डिस्कशन को भी, और आबिया ने भी जो बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह है कि वाकई हम एक ड्रामे को जब देखते हैं तो हमारा अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिस तरह हम पहले देख रहे होते हैं, फिर हम नई वाली चीज को कंपेयर करते हैं और हम फिर वो क्वेश्चन आ जाता है ना, डू यू सस्पेंड बिलीफ। अगर आपकी एक जैसे प्रेम गली का इन्होंने एग्जांपल दिया, इस तरह सेवन स्काई की जो प्रोडक्शंस आजकल हम जियो पे देखते हैं बिल्कुल फैंटास्टिकल होती हैं। लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि वो मिडिल क्लास होती है, लेकिन उसके बाल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मैं इतना पैसा लगा के मेरे बाल थोड़े से ठीक होते हैं, लेकिन वो उसके बाल वो सो के उठती है तो उसके बाल इतने हसीन होते हैं, वो सोने जा रही होती है उसके बाल इतने हसीन, जैसे जावलक के जमाने में होता था, लड़की दश में भाग रही है, सर पे दुपट्टा होता था। हाँ नहीं, वो नेक्स्ट लेवल है, वो तो मैं कहती हूँ पीक। नहीं, वो पीक है। वो कुकर में चने चढ़ा के भी वो जो है वो साड़ी और पल्लू और पूरा फुल मेकअप होता है उनका, जिसमें हमें मेरा 3-4 घंटे तो लग जाते हैं। एनीवे, सो क्वेश्चन इज, मेरा जो पूरा पर्सपेक्टिव है, जिस तरह मैं देखती हूँ कहानी को, उसमें फेमिनिस्ट थ्योरी भी आ जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो एंड ऑल और बी ऑल है सारे किस्से का, कहानी का। इसमें क्लास स्ट्रगल है, और कोई भी फेमिनिस्ट क्वेश्चन अगर इंटरसेक्शनल नहीं है, यानी जिसमें रेस इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें क्लास इंक्लूडेड नहीं है, वो एक बहुत ही मायोपिक किस्म का रिव्यूअर बन जाता है, जो कि ये भी एक ब्रांड ऑफ रिव्यूइंग आ रहा है। और काफी सारे लोग हैं जो इस तरह कहते हैं, ओह माय गॉड हम नहीं देख सकते, लड़की को थप्पड़ मार दिया, ओह माय गॉड हमारे तो लड़कियों को थप्पड़ ही नहीं पड़ते। मेरा ये बिल्कुल, मेरी फेमिनिज्म ऐसी नहीं है, मैं नहीं बिलीव करती इस तरह की चीजों में। मैं कहती हूँ कि अगर कोई कहानी रिफ्लेक्टिव है पॉलिटिक्स ऑफ द क्लास की, पॉलिटिक्स ऑफ द जेंडर डिस्पैरिटी की, इश्यूज ऑफ द सोसाइटी की, और वो इश्यूज जो रियल हैं,
वो उसको कितने रियलिस्टिक तरीके से, जैसे आपने कहा प्रैग्मेटिक अप्रोच है, उसमें मैं देखती हूँ, उस पैरामी में देखती हूँ। और फिर जैसे राबिया ने बिल्कुल ठीक है, ये तो बेसिक मेरे ख्याल से जो इंसान इससे आगे नहीं सोच रहा वो तो बिल्कुल बेवकूफ है, कि भाई एक्टिंग अच्छी है, कंसिस्टेंसी है, जो बात अभी कही थी वो बाद में कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि आपका हीरो ऐसा है और फिर बाद में आप 6 एपिसोड बाद कहते हैं नहीं जी हीरो ने अपनी एक माँ का लेक्चर सुना और उसको बिल्कुल वो बदल गया। ये सवालात हाँ, बिल्कुल मतलब जेन्युइन। मतलब वो थोड़े से साइकोलॉजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं कि वो एकदम पूरा रिफॉर्म हाँ, कर ऐसे गया। कैसे हो सकता ये है, बड़ा ऐसे कैसे हो प्रॉब्लम सकता है ना। अच्छा, जैसे अभी रिसेंटली एक ये ड्रामा आया, उसमें उसमें जी वो अचानक से उनका कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी के साथ को खुदा ना खासा तलाक हो गई, रेप हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि ये जो हमारे मेजर लाइफ इवेंट्स हम ऐड करते हैं टू फ्लिप द नैरेटिव, नहीं कर सकते आप ये, यू शुड नॉट बी डूइंग इट, इट्स नॉट कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग। सो टू बेसिकली टॉक अबाउट हाउ आई व्यू any story is that, like Rabia said, it's absolutely about whether how good the production value is. Something will just immediately turn me off if the colors are drab, if the acting is not, आगे जा ही नहीं सकते ना आप इसके। तो अब अगर एक लड़की को डायलॉग बोलना नहीं आ रहा, या वो वटा मार के डायलॉग फेंक रही है, या हीरो जो है वो अगर अच्छा नहीं है एक्टर, आई एम सॉरी, हर एक्टर अच्छा नहीं होता, अगर वो मुझे इम्प्रेस नहीं कर पा रहा, कहानी में कुछ ऐसा नहीं है, तो आगे थ्योरी व्यूरी तो छोड़ देना, फिर तो कोई बात ही नहीं होगी, मैं तो चैनल ही में बदल दूंगी, मैं कुछ नेटफ्लिक्स पे सही देख बात लूंगी, है। कुछ और कर लूंगी। सो मेरे लिए सबसे मतलब पहली असल में ये चीज। हो रहा है, मुझे मुझे जी कहिए साजी। अच्छा एक क्वेश्चन में आप ये थोड़ा डिले सा होगा। हमारा आवाज का अब ये Lag जी कर जी। लग रहा रहा है, लेकिन बहरहाल अब ठीक हो गया। एक हम्म, क्वेश्चन मैं आप दोनों से करना चाहूंगा। हाँ, एक एक क्वेश्चन करना चाहूंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से जा जाके अगले अपने रिव्यूज में मैं चला जाऊंगा। जी जी। आप मुझे बताएं कि मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो ब्रिज है ऑडियंस और क्रिएटर के बीच में, वो ड्रामा रिव्यूअर है। ओके। ठीक है, जो कहीं ऑडियंस तक क्रिएटर के काम को एक्सप्लेन कर रहा है, और कहीं ये भी हो रहा है कि ऑडियंस की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्रिएटर तक पहुंचा रहा है। तो आपको कहीं लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये कोई लड़ाई सी क्रिएट हो रही है कहीं किसी जगह पे, मतलब वो उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं कि उनको आपस में नाराज करने का काम कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, मैं कहीं कोई हाइपोथेसिस नहीं, मतलब ये हाइपोथेसिस है एक तरह का, कोई मैं फाइनल उस पर नहीं कर रहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बीच का में जो रिव्यू कर रहा है वो जोड़ता है दोनों को, या दोनों को तोड़ के नाराज कर देता है एक दूसरे से? आपको क्या लगता है? आप दोनों अपना एक एक ओपिनियन दे दें, तो उसके बाद फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा। मुझे सॉरी, आप राबिया, आप नहीं लेना नहीं, चाहेंगे? आप अच्छा, स्टार्ट करें। मैं सिर्फ ये स्टार्ट कर लें। आई थिंक बिलीव करती हूँ कि थोड़ा सा अब बदल रहा है, थोड़ा सा ट्रैशिंग शुरू हो गई है ड्रामों की। और मैं बहुत इस बारे में बात करती हूँ कि सेल्फ हेट बहुत है पाकिस्तानियों के अंदर। तो हम लोगों को मजा ही तब आता है कि यार देखा कितना जबरदस्त मजाक उड़ा दिया उसने, ऐसा सही उसने बोला ना, उस एक्ट्रेस को सुना के रख दी। हम लोग को ये शार्डन फ्राइड बड़ा अच्छा लगता है। आई डोंट नो क्यों, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल शायद हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो भी आप लंबी चौड़ी थ्योरी में जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो मेरा ख्याल से तजलील है। और तजलील तजहीक के बगैर, जैसे आपने कहा कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता मुझे नहीं पसंद आया, बस ये नहीं होता क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है, लिटरेरी थ्योरी होती है, क्रिटिकल थ्योरी होती है, इसके पीछे पूरे लोगों ने अपनी किताबें लिख लिख के बाल सफेद कर लिए हैं। तो एक प्रिविलेज है अच्छी बड़ी ऑडियंस होना। और मैं कहती हूँ इस प्रिविलेज को इस्तेमाल करें, इट्स अ ग्रेट पावर एंड इट कम्स विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये आप सही कह रहे हैं, आपका खदशा जो है वो दुरुस्त है, कि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि लिखने वाला, बोलने वाला, करने वाला जो अपनी एक तख्लीक बनाता है, आगे लेकर आता है, उसको कुछ लोग उसको बर्बाद करके कभी कभी वो एक एंटागनिज्म पैदा कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं अच्छा भी हो रहा है, मतलब मेरे जैसे लोग हैं, राबिया के जैसे रिव्यूज हैं, उमेर करते हैं, हसन आमना वगैरह करते हैं, तो ये लोग जो करते हैं तो उससे लोगों को ये थोड़ी पता भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे कोई, जैसे राबिया ने कहा कि कोई ट्वीट मेरी देख लेता है कि जी आपने ये रेकमेंड किया तो मैंने देखा, मैं पर्सनली ये कोशिश करती हूँ, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं दूसरों का नहीं कहती, आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि जब मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, मैं रीजन के साथ बता देती हूँ कि मुझे पसंद क्यों नहीं आई।
और अगर मुझे कोई चीज बहुत जी। अच्छी लगती है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लोग जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं उन तक मेरी मतलब अच्छी तरह बात समझ में आ जाए कि मैं क्यों ये कह रही हूँ। मैं बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के कोई भी चीज ना ट्रैश करती हूँ। और अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही उसके बारे में कमेंट करने के लिए इतनी मतलब मुझे लगता है कि यार मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, आई स्टे साइलेंट. Not everything needs a response, so that's what I think. ठीक है, मैं अब राबिया की तरफ जाऊंगा, आप बताइए आपका क्या ख्याल है इस बारे में? I agree with wholeheartedly with what Mevish has said. बिल्कुल सही कही है। थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि आजकल मैं और मेविश एग्जिस्ट करें ना करें, सोशल मीडिया एग्जिस्ट कर रहा है, तो चाहे हम कुछ बोले ना बोले, एक इंडिविजुअल व्यूअर जो है ना, जो टीवी देख रहा है, जो यूट्यूब देख रहा है, वो जाएगा और वो बोलेगा, और बोल रहे हैं। वो ट्विटर पे बोल रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, मीम्स में, वो फेसबुक ग्रुप, बिकॉज फेसबुक के भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे पूरी पूरी ड्रामा डिस्कशंस होती हैं, वहाँ पे ये बात होती है। फॉर एग्जांपल, जब सबात में साइकोलॉजिस्ट की, साइकाइट्रिस्ट और पेशेंट की रिलेशनशिप की बात हुई थी, एंड देन पूरा वो सीन हुआ जिसमें वो ईमेल निकाली कि बिकॉज सिर्फ रिव्यूअर्स नहीं, द होल ऑफ द नेशन सेड कि भैया आप लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इतना ब्लेम अच्छा, मेरा ख्याल है कि काशिफ अनवर की अच्छी बात रही कि उसने एडमिट भी कर लिया कि नहीं ये गलती हुई है, ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से राइटर को भी अर्थ नहीं जाना चाहिए, नहीं है ना। अब कंटेंट हेड वाले जो बैठे हैं सबको पता है, साजी आप आगे बात भी करें इस बारे में, बिल्कुल मेरा ख्याल से आपको करनी चाहिए कि चैनल्स के अंदर आ रही है तो उनका भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कंटेंट हेड बैठे हैं। किसी जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन पे सबको याद होगा मुदब्बिर रिजवी साहब होते थे। मुदब्बिर रिजवी साहब इतने पावरफुल होते थे और उनका टाइटल पता है क्या था? स्क्रिप्ट हेड। तो वो क्यों थे बाप? उन्होंने 15 किताबें लिखी होती थी उनके पास, वो एक नोक पलक संवारते थे हर स्क्रिप्ट का बैठ के। आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है। काशिफ अनवर के ऊपर तो रिस्पांसिबिलिटी नहीं दे सकते ना, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय हम्बल ओपिनियन। पूरी टीम है इसके पीछे, सबात सिर्फ एक इंसान नहीं है। सबात में मेरे हिसाब में उस ड्रामे में जितने लोग, वो क्या, कोई भी अगर आप ड्रामा लें और उसमें किसी भी किस्म की कोई चीज होती है, अच्छी हो या बुरी हो, उसका क्रेडिट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम पे जाती है, सिर्फ एक पे नहीं होती है। क्योंकि इसीलिए तो पूरी टीम होती है कि जिस तरह ऑफिस में ऑडिट होता है या कोई चीज होती है ना, यहाँ पहुंचे, यहाँ रुक के चेक किया, यहाँ चेक किया, तो ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, एंड मैं ये बहुत दफा बोलती हूँ, हमारी स्क्रिप्ट्स हैव टू बी रिव्यूड बाय अदर पीपल। आप टीम्स ढूंढें जो आप लोग को फीडबैक दे सकें, राइटर्स को। बस मुझे पता है आपको भी जल्दी करना, आई विल रैप इट अप। मैं आपके सवाल का जवाब बस दे दूंगी कि मेरा नहीं ख्याल कि हम ब्रिज फासला बढ़ा रहे हैं। यस, कुछ जगहों पे होता है, जैसे मेविश ने बोला। आई थिंक ये ड्रामे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अच्छी चीज दे रहे हैं तो हम अच्छी बात उसको बोल रहे हैं, अगर आप अच्छी चीज नहीं दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पॉइंट आउट कि आप ये चीजें नहीं दें। वरना तो फिर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जो पॉलिटिशियंस भी जो कुछ कर रहे हैं, आवाम भी चुप करके बैठी रहे, फिर क्या जरूरत है, यू नो, इस तरह अगर ब्रिज और गैप करने वाली बात है। सो ये मेरा ओपिनियन है। हमें साथ जो है वो ज्वाइन कर लिया है उमैर ने। उमैर, आपकी वीडियो अभी तक नहीं आ रही। जब तक उमैर जो हैं वो आते हैं तब तक कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं कि शायद डिस्कस होनी थी, जो मैं थोड़ी सी भूल गया हूँ कि मैंने क्या सोचा। अच्छा, लेकिन उसमें ये था कि कुछ दफा मुझे ऐसा भी लगता है कि सेलिब्रिटीज वाला हाल वो हो गया कि जैसे एक वो जेब कतरा हाथ आ जाता था ना एक किसी क्राउड के, और वो जेब कतरे में जिंदगी भर की महरूमी, जिंदगी भर के कॉम्प्लेक्सेस वो भी लोग निकाल देते थे। तो कहीं कुछ जगह कि मुझे लगता है, देखिए कई जगह ये होता है कि आप सारी अच्छी चीजें छोड़ के भी कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ज्यादा बिक जाती है। मुझे ये लगता है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई नहीं है, आप सिर्फ शायद वहां, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है सुनने में। कुछ हमारे साथ मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एंड हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ऑन पर्पस हम कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। आप बहुत कम देखेंगे कि हमने कर दिया, भाई इसका इससे अफेयर चल रहा है, इसने इसको धोखा दे दिया और उसने उसको धमकी दे दी। इनफैक्ट एंड सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यूअर्स पे नहीं है, मीडिया में हमारे अलावा बल्कि हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो न्यूज चैनल्स एंड रिपोर्टर्स एंड न्यूज
पेपर्स एंड वेबसाइट्स हैं जो लिख रही हैं पूरे जैसे उमैर साहब लिख रहे हैं, सो नॉट दैट उमैर इज डूइंग दैट, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ व्यूअर्स पे नहीं, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, इसमें बहुत से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत से पोर्टल्स इन्वॉल्व हैं जिसमें इंडिविजुअल व्यूअर्स नहीं, जिस तरह मैं और महविश या उमैर या आमना और हसन या बुराक या आप जिस तरह बात करते हैं, वो उसके पीछे शक्ल नजर भी नहीं आती है, लेकिन वो लोग बहुत पुश कर रहे होते हैं इस तरह की चीजों को, ब्रेकिंग न्यूज, इसका इससे अफेयर हो गया, इसने इसको पकड़ लिया, इसके कपड़े ये हो गए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर आती है, उनको भी पूछना चाहिए। बिल्कुल सही। चले, बहुत मजा आ रहा है, आप इसमें रोकने का भी जी नहीं चाह रहा, लेकिन हम क्योंकि लोग इसमें हैं इतने कि मुझे था कि प्लीज हैव, आई विल कंटिन्यू वाचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। थैंक यू सो मच। अभी बुराक आएंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों, बहुत अच्छा मुझे लगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने टाइम दिया और आप लोगों ने बिल्कुल नखरे नहीं किए और फौरन हाँ करके फौरन मौजूद हो गए। हसन ने हमारे साथ होना था, लेकिन हसन को होनी चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए, बहुत जरूरत है, ये जरूर होनी चाहिए ऐसी कॉन्वर्सेशन, ताकि हमारी भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, दूसरी साइड का भी सुनने को मिले और ऑडियंसेस को भी पता चले क्या चलता है। थैंक यू सो मच साजिद, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप डूइंग दिस। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। आ जाइए उमैर भाई। जी भाई। हाँ जी, चलें, आप से हमारा हो गया, सॉरी थोड़ा सा वो लेट, असल में शुरू में हुआ कि मेरा ना कोई इंस्टॉलेशन के कुछ ऐसे मसाइल हुए कि आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे 1 मिनट लग गए उसके अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात। इतनी देर में बुराक मेरे ख्याल से हमें ज्वाइन कर लेंगी, बताइए। बात करना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, आप अब मुझे ये लगता है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन की शक्ल में एक चीज स्टार्ट करना चाहूंगा कि मैं डिफरेंट चीजें देख रहा था और नोट कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या आपको लगता है कि ड्रामा रिव्यूअर जो है उसका बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है, कि कुछ जगह पे ये क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाता है कि जो ड्रामा रिव्यू करने वाला है वो फिल्म को बना भी सकता है या ड्रामा को बना भी सकता है और ड्रामा को गिरा भी सकता है शायद, मतलब उसका इन्फ्लुएंस शायद इतना हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अच्छी फिल्म होगी तो लोग देखेंगे जाके और वो हिट हो जाएगी, ठीक है। बुरी फिल्म होगी, लोग नहीं देखेंगे जाके, वो नहीं चलेगी। हमारा काम है लोगों को बताना ये फिल्म अच्छी है या ये फिल्म बुरी है, या ये फिल्म 50-50 है, या ये फिल्म जो है आप जाके इस पे 800 रुपये खर्चा करें, या आप जाके इस पे 800 रुपये जो खर्चा करेंगे वो ज़ाया होंगे, ठीक है। अगर कोई हमारी बात सुन लेता है तो ये उनकी एक तरह से मतलब हमारी जीत हुई, और कोई हमारी बात नहीं सुनता है तो इसमें हमारी हार हुई, सिंपल सी बात। इस पे पैसा कहाँ से आ गया? देखिए, लोगों के पास सबसे आसान चीज़ जो ये है कि जब कोई फ़िल्म बनाता है या ड्रामा लिखता है, वो समझता ये है कि मेरी फ़िल्म इनकी वज़ह से फ्लॉप हुई है क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद पता होती हैं कि आपने ख़राब की हैं और आपको उस पे मतलब हँसी भी आ रही होती है। फ़िल्म मैंने भी लिखी थी, ठीक है? एनिमेटेड फ़िल्म, मुझे पता था उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम था, ठीक है? जब मैं देख रहा था जाके मुझे समझ में आ गया था, तो मैंने क्या किया, क्या मैं बाहर निकल के रोया-गाया कि नहीं मेरी फ़िल्म फ्लॉप हो गई है और इन लोगों की वजह से। मुझे पता था मेरे उसमें क्या-क्या मेरी कमियाँ थी, मेरी क्या-क्या उसमें ज़्यादतियाँ थी। ये कहना कि ये लोग जो हैं इनकी वजह से या इन लोगों को पैसे मिलते हैं और ये है फलाना-ढिमका, सब बकवास है। पैसे देखिए, पैसों की जब बात है ना, एक रिव्यूअर जो है वो फ्री में रिव्यू नहीं लिखता है, ठीक है? उसे रिव्यू लिखने के तो पैसे मिलते ही हैं, सही है? जो उसका जैसे हर आदमी का काम होता है। आप अगर जो है दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो आप ब्रेड और अंडे फ्री में नहीं उठा के आ जाते, आप उसको पैसे देते हैं। तो सेम गोज़ फॉर द रिव्यूअर कि आप रिव्यू कर रहे हैं, आप उसके जो एक अमाउंट आपका डिसाइडेड है वो मिल रहा है, जो अखबार वाला है आपको खुद देते हैं या वेबसाइट वाले आपको देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अमाउंट होता भी इतना कम है नंबर 1 कि उसमें आप कुछ कह भी नहीं सकते। और कुछ जगहों पे जहाँ पे आपको पेड पोस्ट लग वाली बात है ना, वो गलत है, ठीक है? आप अगर पेड पोस्ट कर रहे हैं, आप उसके नीचे मेंशन कीजिए, ठीक है कि ये पेड पोस्ट है। या फिर अगर आपको कोई बहुत सख्त ज़रूरत है तो आप शेमलेसली कहिए हाँ, मैं बिक गया भाई, ये देखो मैंने क्या लिखा है। और लोगों को बता भी दें कि भाई मैं बिका हूँ, आप टू लेट का बोर्ड अपनी क़मीज़ पे लगा लें और वो लोग आपको जो है आके कहें कि भैया आप प्लीज़ एक हमारे लिए एक अच्छा-सा रिव्यू लिख दें। आप अगर आप इससे क्रेडिबिलिटी खराब होती है और होती है, और क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। एक मुझे बात बताएं, मतलब ये बताइए कि जिस तरह अभी वो सुशांत की डेथ हुई,
इंडिया में जो सुसाइड वाला चीज हुई, उसके बाद बहुत बड़े बड़े बैनर जो हैं वो अब लग रहा है कि जैसे कोलैप्स कर रहे हैं इंडिया के। छोटे जो कंटेंट वाली मूवीज हैं या जो जो साइड के कैरेक्टर्स थे जिनको मेन स्ट्रीम में कभी मेन में नहीं मौका मिलता था, वो अचानक वेब सीरीज और बाकी चीजों की शक्ल में आपको एकदम उठ के नजर आना शुरू हो गया। और अचानक ऐसा हुआ कि जैसे ये आलिया भट्ट है, परफॉर्मर तो अच्छी है, परफॉर्मर बुरी नहीं है, ऑब्वियसली परफॉर्मर तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगा है जैसे लोग जैसे सड़क 2 पे जिस तरह का रिएक्शन आया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बीच में जो लोग मौजूद थे, जो जर्नलिस्ट थे मीडिया के या शोबिस के बारे में रिव्यू करने वाले, क्या उनका इम्पैक्ट है कि लोगों का अपना एक गुस्सा है जिसमें जो एक एलीट बना हुआ था एक बॉलीवुड का कि यही लोग होंगे, हर जगह उन्होंने कब्जा किया हुआ था और वो जो दूसरी साइड थी उसको मौका नहीं मिलता था, अब क्या उसका रिएक्शन आया है और जो फट पड़ा है अचानक सुशांत पे, क्या लगता है आपको? देखिए, सुशांत जिंदा भी होते तो यही रिएक्शन आने वाला था, इसलिए कि आपके सिनेमाज बंद थे, और सिनेमाज बंद थे तो लोगों ने जो अपने वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे थे वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को ऑलरेडी ले ही नहीं रहे थे, वो ले ही रहे थे छोटे एक्टर्स को ताकि वो अंडर बजट रहें। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम एक थी कि सुशांत की उससे एक स्पार्क हो गया और सब समझे कि ऐसा हुआ है, और उसका सबसे बड़ा जो ब्लैकलैश था वो आया था सड़क 2 पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, महेश भट्ट, संजय दत्त, ये तो सब तो नेपोटिज्म के वो हैं, रूहे रवां हैं, फिल्म फ्लॉप कर दो। तो लोगों ने कहा, और सड़क 2 देखिए थी भी बुरी फिल्म ना, आप एक इतनी सालों बाद एक फिल्म बना रहे हैं और आप अच्छी नहीं बना रहे हैं तो फिर वो तो गालियां तो पड़नी है आपको। तो सुशांत अगर जिंदा होते अभी तो सुशांत शायद किसी एक दो वेब सीरीज में काम कर भी रहे होते, कोई भी आपकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्म है उसमें भी काम कर रहे होते, ऐसा नहीं था। सुशांत का तो उसमें कोई हाथ नहीं है। जर्नलिस्ट जो है देखिए वहाँ के, उनको भी तो कंटेंट चाहिए है ना, अब वो पूरा 6 महीने फारिग तो नहीं बैठ सकते। तो हमारे यहाँ तो जैसे मेरा अपना मैं तज़किरा करूँगा, मेरे पास तो बुक्स हैं रिव्यू करने के लिए, मेरे पास टेलीविज़न ड्रामे हैं, मैं स्पोर्ट्स पे भी करता हूँ। तो मैं तो फ़ारिग नहीं बैठा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वहाँ वाले जो हैं जिनको जो ये सब नहीं करते हैं, उनको तो लाले पड़ गए कि अब करेंगे क्या हम लोग? तो उन्होंने फिर आप जो जर्नलिज़्म की वो आपके सामने ही है। अच्छे लोगों ने नहीं की, अच्छे लोगों ने नहीं की क्योंकि उनको पता था कि वो कुछ और कहीं न कहीं से काम निकाल भी लेंगे, और उन्होंने निकाल भी लिए, सर्वाइव कर गए। तो सुशांत की उसका जो गुस्सा था डेथ का, वो एक तो वो फैक्टर तो था ही, साथ-साथ नेपोटिज़्म का फैक्टर भी था, और सिनेमा ना होने का फैक्टर था। प्लेटफ़ॉर्म को आना ही था, सिनेमा को जाना ही था कोविड की वजह से, और वही हुआ है। कुछ ऐसा भी है कि जैसा कहते हैं ना कि जो सीजन्स का ये सिस्टम शुरू हुआ है, वो कुछ ऐसा भी हुआ है कि जैसे हॉलीवुड का एक डायरेक्टर्स का ब्लॉक बना हुआ था जो नए लोगों को घुसने नहीं देता था और उन लोगों को मजबूरन टेलीविजन की तरफ मूव करना पड़ता था। लेकिन हुआ ये मजे की चीज कि उस टेलीविजन की तरफ जाके काम करने वाले वो जो लोग, वो जो वाकई टैलेंटेड थे, जिन्हें मौका ब्लॉक की वजह से नहीं मिल रहा था, उन्होंने इतना मजे का काम प्रोड्यूस कर दिया कि अब वो फिल्म जो है वो चैलेंज हो गई है बुरे तरीके से कि आपके सीजन जो हैं वो ज्यादा पॉपुलैरिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कुछ वेब के साथ मूव करें। बहरहाल ये तो एक चीज है। एक आपके बारे में कमेंट किया है बीगल जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सा कमेंट किया है कि उमैर जो है वो बड़े अनबायस्ड और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यूज करते हैं, तो वो बहुत पसंद करती हैं आपका जो है। आपा जो है ये बहुत खुद भी एक बड़ी सीजन्ड एक आर्टिस्ट, वो उनकी तरफ से आना मेरे ख्याल से बड़ा एक ऑनर की बात है। अच्छा, अब हमारे साथ बुराक भी ऐड हो गई हैं, अब बुराक अभी आ जाती हैं प्रॉपर्ली इसमें, तो मैं फिर अगला एक सीजन वाली बात कर रहे थे ना। अस्सलाम वालेकुम। सीजन वाली बात कर सॉरी, मुझे लगा वी आर गोइंग टू गेट सम अदर लिंक। देखिए मैं बताऊं उसमें एक चीज, वो आज से नहीं है, आप अच्छी तरह आपको याद होगा 1971 में जब वो आया था कोलंबो की सेकंड एपिसोड जो थी, इट वाज डायरेक्टेड बाय एन अननोन स्टीवन स्पीलबर्ग। ठीक है, एन अननोन स्टीवन स्पीलबर्ग, और वो एपिसोड आज भी 50 साल के बाद देखे तो आपको मजा आता है। तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने तो वहां से जो है वो स्पीड पकड़ी ना, सेम गोस फॉर बाकी लोग, सबने टेलीविजन पे कभी ना कभी काम किया है। और जो ब्लॉक वाली बात है, देखिए ये है मगर वो हमारी वाली नहीं है, हमारी ये ज़्यादा सूटेबल है। वहाँ तो आपका वो उनके इतनी सारे गिल्ड और सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का सीन होता है कि वो उसमें आप इतनी दो नंबरियाँ कर नहीं सकते जो हमारे यहाँ होती हैं। मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा, मुझे ये अच्छे नहीं लगते, इसकी तो पिछली फिल्म फ्लॉप हुई थी, इसको तो फिल्म बनानी नहीं आती, ये हमारे यहाँ होता है। वहाँ पे हमेशा से आप जो नाइट राइडर जो था जब आता था, तो हम नाइट राइडर देखते थे कि फिल्में देखते थे, नाइट राइडर देखते थे। एयरवुल्फ बंद ही इस वजह से हुआ था कि उनको एरियल शूट्स महंगे पड़ रहे थे,
मैनिमल की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो इतनी हैवी बजटेड थी कि वो वो फिल्मों वाली चीज थी। और आपको पता है मैनिमल की ट्रांसफॉर्मेशन किसने की थी? स्टैन विंस्टन ने, जिसने 6 साल के बाद जाके टर्मिनेटर 2 की, 6-8 साल के बाद। आप अच्छा सोचिए कि वो सारा काम टीवी पे करते थे, हाथ अपना अच्छा साथ टीवी पे करते थे और फिर फिल्मों पे आते थे। इससे एक चीज, मेरा क्वेश्चन एक मेरे जहन में रेज हो रहा है, जो इत्तेफाकन अब बुराक में गिरेगा वो क्वेश्चन जाके सीधा। वो क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएं, देखिए मुझे ये लगता है कि हमारे जितना भी रिव्यू करने वाले लोग हैं, ज्यादातर जो पढ़े लिखे हैं, वो खुद बहुत इंटरनेशनल काम देख रहे हैं। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मतलब मैं देखता हूँ जिस तरह कमेंट्स आ रहे होते हैं या स्टेटसेस भी आ रहे होते हैं, तो वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं बहुत इंटरनेशनल काम को और बाकी चीजों को। हमारी ऑडियंसेस का भी ये है। ऐसा मुझे क्यों लगता है कि जब हम पाकिस्तान के ड्रामा के बारे में कमेंट करना शुरू करते हैं, तो हम अपने वो सारे इंटरेस्ट और सारा जो हमारी पसंदीदगी है इंटरनेशनल मीडिया में होते हुए कुछ कंटेंट की, वो टीवी पे आके क्यों खत्म हो जाती है? कि वहां पे अगर हमें एक मतलब पूरे पूरे न्यूड सीन्स भी आ रहे हैं तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमारे ड्रामा में, मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को नहीं कह रहा कि ओवरऑल रिव्यू करने वालों की या या ओवरऑल लोगों की कमेंट कर रहा हूँ, कि जहां पे हमारा दुपट्टा फिसल जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन हम जब सीक्रेट गेम्स को, मिर्जापुर को या गेम ऑफ थ्रोन्स को इतना, या 50 शेड्स ऑफ ग्रे को आप जब, या 365 डीएनआई पे, तो मैं खैर वो मैं सर पीट के रह गया था कि ये किस किस्म का मुजाहिदा साहब मैंने रिव्यू भी नहीं देख रहे किया था। हैं, ट्रेंड कर रहा है। तो मेरा ये है क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों होता है? ये बुराक से मैं क्वेश्चन अभी कर रहा हूं पहले, कि हम इंटरनेशनल मीडिया में कुछ और देखना चाह रहे हैं और अपने लिए कुछ और क्या चाह रहे हैं कि वो हमारी ऑडियंस वो देखे जो हमारे अपने यहाँ के नॉर्म्स हैं। क्या लगता है आपको? देखिए हम ये वो कह रहे कि वीडियो नहीं हो सकती। ये नहीं कुछ और हुआ, ठीक है, मैंने बंद कर। सॉरी हाँ जी जी बोलिए। ओके, सो अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें या इंटरनेशनल कंटेंट जो हम देखते हैं, स्पेसिफिकली नेटफ्लिक्स, तो देखें वो तो एक्सेसिबल है ऑलमोस्ट हर कंट्री को, या दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटल इश्यूज एंड नॉर्म्स। पाकिस्तानी ड्रामे या इवन फिल्में भी आकर जब रिव्यू करने पर और जो मामलात होते हैं ना कि वो चीज एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ ऑडियंसेस सेंटिमेंट्स। ठीक है, हम सारे ऐसा नहीं है कि वी आर वेरी पायस और हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में है तो कोई किसी ऐसी इनअप्रोप्रिएट एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, बट टीवी इज अ मास मीडियम, और आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस सोसाइटी, जिस कल्चर को आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑडियंसेस व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग कंटेंट। ठीक है, कहीं कहीं ऑडियंस भी जरा एक्सट्रीम हो जाती है, कोई लाइट सी चीज को एक बहुत मेजर इशू बना लेती है, लेकिन कहीं कहीं कंटेंट क्रिएटर्स भी मुझे लगता है कि दे डू नॉट रियलाइज के ऑडियंस कौन है, और मुझे लगता है कि दे गो ओवरबोर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि देखिए जिस तरह बात कर रहे थे उस दिन हमारी बात हुई, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उमैर को, लेकिन उमैर को मैं बता दूं कि आपका कोई कॉल सी आ रही है बीच में जिसकी आवाज हमें भी आ रही है, तो इसलिए प्लीज उसको जरा सा देख लें। कॉल? हाँ, वो कोई कॉल की आवाज हमें बीच में आ रही है मुसलसल। अच्छा रुकिए, अभी भी आ रही है? हाँ, कोई आवाज है जो बीच में से आ रही थी। नहीं, अभी नहीं आ रही, वो बीच आपकी में आ रही थी। अच्छा, मैंने फोन अच्छा, साइड में रख दिया, वाइब्रेट कर नहीं रहा अब नहीं होगा। आ रही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह उस दिन ये हुआ कि मेरा भी वो जो Z5 के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है काम करने का, तो शिल्जा केजरीवाल हैं जो कि Z5 की जो वहाँ पे सीईओ, उनकी क्रिएटिव वो हैं ऑफिसर, उनसे डिस्कशन हो रही, तो एक जगह पे राफे राजदी हैं, उन्होंने अपना कहीं स्टेटस पे लगाया कि शुक्र है हमारी सास बहू से और इन चीजों से जान छूटेगी। तो शिल्जा ने उस टाइम पे ये कहा कि हमारी 27 पॉकेट्स हैं, उसमें वो भी ऑडियंस आती है जब आप जाते हैं इस पे, तो उसमें सास बहू देखने वाली के लिए सास बहू पड़ा हुआ है उस पे Z5 पे, ये नहीं है कि नहीं है वो। तो हमने तो 27 पॉकेट्स क्रिएट कर दिए। तो शायद टेलीविजन के साथ ये एक लिमिटेशन है या प्रॉब्लम है कि वो एक ही पॉकेट को टच करता है जाके, जो एक ही तरह की ऑडियंस है। क्या हमारा ये वाला हमारा प्रॉब्लम है? क्यों हमारा, आपको लगता है कि आप क्यों इरिटेट हो जाते हैं जब कोई ड्रामा देखते हुए कि ये क्या, क्यों रेपिटेशन हो रही है? क्या लगता है आपको? आपको कैसे पता है मैं इरिटेट होता हूँ? मैं अभी इरिटेटेड हूँ मुझे वैसे। बात पे एक है भाई, मैं आपको बताऊँ, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे यहाँ टेलीविजन ड्रामा के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी पिछले हफ्ते एक ड्रामा आया है, अब मैं देख रहा हूँ मुश्क, बहुत मुझे पसंद है, सब कुछ है, लेकिन उसमें जहाँ वो लड़का लड़की लेके भगाता है एंड दे एंटर होटल रूम,
मेरी वहां पे हट गई कि ये क्यों हुआ। सही है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, कि डायरेक्टर को भी सोचना था, ये एक्टर को, उसको एक्टर्स को भी सोचना था, ये सबको सोचना था, मगर वो नहीं हम सोचते। हम कहते नहीं नहीं कोई मसला नहीं, चल जाएगा, चल नहीं जाएगा, ऑडियंस बैठी देख रही है। ये एक छोटी सी चीज है, सही है। हम जो है, हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, हम उसको एक चीज जो होती है उसको रीचेक नहीं करते, हम किसी से मशवरा नहीं करते, हम समझते कि हम जो बना रहे हैं चीज तो बहुत अच्छी है, ये गलत है। ठीक है, देखिए ऑडियंस, दुनिया भर में ऑडियंस टेस्ट होता है, कई जर्नलिस्ट को बिठा के दिखाते हैं, पूछते हैं, उनसे मदद लेते हैं। ठीक है भाई, फ्री में मदद कर रही है, कोई आपसे पैसे थोड़ी मांग रहे होते हैं उस चीज के, लेकिन उससे होता क्या है, आइडिया हो जाता है। शोले जब आई थी ना 1975 में, तो उन्होंने एक पहले टेस्ट किया था उसका, और टेस्ट में लोगों ने कहा था ये फिल्म फेल है, सही है, फिल्म हिट हो गई। जब फिल्म हिट क्यों हुई वो उनको नहीं पता, उन लोगों को नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि वो लोग फेल थे। सही है, ये कर, हमें हमारे यहाँ करना चाहिए ये चीज। अगर हम एक आदमी को दिखा रहे हैं कि उसके अब्बा जो है वो अम्मा और बहन और भाई वो सब दिखाएं, तो अगर सब जो है वो मतलब इंटीरियर वो सिंध से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो सब लोग सिंध से होंगे ना। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहन जो है वो पंजाबी स्पीकिंग एक्सेंट हो उसका, और भाई का एक्सेंट पुश्तो हो, या भाई बहुत गोरा हो और बहन बिल्कुल सावली हो। हमारा प्रॉब्लम, हम फेवरेटिज्म में जाते हैं। आपका जो सवाल था, हम सफर से पहले ये तीन, एक लड़का दो लड़कियां नहीं होता था, बहुत कम होता था। ठीक है, हम सफर के बाद एक लड़का और दो लड़की के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अब या तो एक लड़का दो लड़की, या दो लड़के एक लड़की, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को इनके अलावा। तो ऑडियंस भी चिढ़ जाती है। आप मुझे बताइए, जो 8 महीने हमारे गुजरे हैं कोविड के अंदर, पाकिस्तान में हर मोस्टली लोगों ने जो है नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जी5, एरोस, जो सब कुछ जो मिल रहा है सबकी सब्सक्रिप्शन ले ली, कि भाई चलो यार और देखो जान बिजनेस छूटे। किया है, इससे सबसे ज्यादा बिजनेस I इनका would बड़ा like है to इस add टाइम to पे। it. एग्जैक्टली तो ये चीजें एक हो रही है ना हमारे यहाँ। ये टेलीविजन वालों की अगर समझ में ये चीज नहीं आएगी, तो 2 से 3 साल के बाद फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होंगे और ऑडियंस होगी, और टीवी का वही असर होगा जो पीटीवी। अच्छा वो फिर उसको उड़ा देंगे, वो खत्म तो नहीं आपके से। अच्छा बुराक कुछ कहना चाह रही है? पीटीवी हो जाएगा, हाँ। जी Um, जी बुराक। as much as I agree with Umair कि even I would obviously opt for Netflix है या कोई भी Amazon Prime है over television, to be honest. If I'm not writing for television, I would not prefer Pakistani television dramas what अपने spare time में या entertainment या awareness या enjoyment के लिए. But हम जिस audience की बात करें या हम अपनी ही बात करें, तो हम एक बहुत छोटा सा chunk है। ये audience define नहीं करती पाकिस्तानी audience को। I don't know, it's a very rough estimate, but 80% people do enjoy those dramas a lot of times. Or for the like while I was at Instep या whenever मैं ratings देती हूँ Media Logic से, तो it's unfortunate again because जो discussion हम कर रहे हैं वो सारे ड्रामा टॉप रेटेड होते हैं जो आप और मैं शायद देखना भी नहीं चाहेंगे या देखकर सोचेंगे कि यार ये क्या कंटेंट है। तो जब रेटिंग्स आ रही हैं, जब ऑडियंस पसंद कर रही है, बैश करने के बाद भी देख रही है बिकॉज दैट इज व्हाई रेटिंग्स आ रही है। रेटिंग नहीं अगर आ हम रही, रेटिंग नहीं आ हाँ रही। वो मुझे लग रहा है फेक और देखिए जेन्युइन रेटिंग अभी वन थिंग, जलन लेकिन बड़ा एक बना हुआ है। चलन और नन देखे ना, उस पे पैमरा बैन कर रहा है, उस पे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो देखा जा रहा है। बैन हो रहा है। देखिए रेटिंग से मैं आपको बता दूं, रेटिंग्स हमारी यहाँ है ही नहीं, सीरियसली। ठीक है, वो सब का सब फैब्रिकेटेड है। आप अगर दुनिया भर में देखें तो रेटिंग्स का सिस्टम कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। हम 800 टेलीविजन के बेसिस पे कैसे जज कर सकते हैं कि 8 करोड़ लोग क्या देख रहे हैं? मतलब पता आप क्या हो रहा है उन्हें, एक प्रॉब्लम होता है, एक बड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे बार बार ये सुनने को, हमेशा जब से मैं आया हूँ फील्ड में हमें सुनने को मिलता है कि ये फैब्रिकेटेड है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इसका हमारे प्रोफेशन पे बड़ा शदीद इफेक्ट होता है बार बार, चाहे वो फैब्रिकेटेड है। क्योंकि मेरे जैसा जो राइटर है आपको वो बहुत कम नजर आएगा। मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग शायद काम करना नहीं पसंद करते होंगे, मैं बड़े आराम से एडमिट करता हूँ। क्योंकि मैं जब क्रिएटिव चीज लिखता हूँ उस क्रिएटिव चीज की वो रेटिंग नहीं आ पाती, जो कि एक बहुत मतलब मैं जहां जिस जिस चीज को बुराई समझूंगा टेलीविजन पे लिखने के लिए, वो सारी चीजें वहां पे क्वालिटी बन जाती हैं टीवी पे जाके। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर राइटर, हर सीन इंपॉर्टेंट लिखना चाहिए असूलन, लेकिन मैं ये देखा है कि जब मैं हर सीन इंपॉर्टेंट लिखता हूँ तो क्योंकि खवातीन का देखने का साइकिल ऐसे है कि वो खाना भी बना रही हैं, साथ साथ बच्चों को भी नहला रही हैं, वॉशरूम भी लेके जा रही हैं, शौहर को भी सर्व कर रही हैं, तो वो सीन इंपॉर्टेंट मिस कर जाती हैं। और होता ये है कि अगली एपिसोड तक उन्हें समझ ही आना बंद हो जाता है कि ये क्या था। जबकि जब हम बुराई करते हैं कि स्टार प्लस की पहली एपिसोड से 100वीं एपिसोड देखो तो पूरा समझ आ जाता है, वही चल रहा है। वो एक तरह की उसकी क्वालिटी बन जाती है।
तो ये बड़ा और वही प्रॉब्लम हो आ रहा है जाता है हमारे जब आप ड्रामा ऑडियंस में। के ठीक है। और उमेर जो हाँ रेटिंग्स की बात है ना कि फैब्रिकेटेड है, आई थिंक अगर मैं रेटिंग्स का टर्म ना यूज करूं और इसको इक्वेट करूं विद ऑडियंस रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, ऑडियंस दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, यू एंड आई, मे बी हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त नैरेटिव की या क्रिएटिविटी की, खानदान में लोग हैं, किसी शादी में आप जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में आप हैं, वहां वो लोग जब एक ड्रामे का आप नाम ले लें और उन सबको पता है, एवरीबडी इज फॉलोइंग, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स रेटिंग। नंद एंड जलन आर टू ऑफ दोज ड्रामास जो मैं रिसेंटली जितनी फैमिली इवेंट्स, आई वोंट से द प्रोफेशनल और द इंडस्ट्री गैदरिंग्स, वहां पे हर बड़ी छोटी औरत को, बहू को, नंद को, सास को, सबको पता है कि वो कौन सा ड्रामा है। तो यही तो ऑडियंस है ड्रामे की, और विच इज व्हाट चैनल्स आर कैशिंग इन। देखिए, अगर आप उनको कूड़ा देंगी तो वो कूड़ा खाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको मीट अच्छी चीज देंगी तो वो अच्छा खाएंगे ना। आप मुझे बताइए, ये वही ऑडियंस है टेलीविजन की जिसने जो है वो आपके 1980 तो 1990s के अच्छे ड्रामे भी देखे हैं, ठीक है। उस वक्त क्यों अच्छे ड्रामे बनते थे? इसलिए कि उनको अच्छे ड्रामे दिए जाते थे। जहाँ आपने बुरा ड्रामा दिया उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, ड्रामा चला, खत्म हुआ, भूल गए। आज 40 साल हो गए हैं, बारिश सबको याद है। बारिश क्यों याद है? बारिश में ऐसी क्या खास बात थी? बारिश एक तरीके से लिखा गया ड्रामा था, उसको एक लेके चला गया था। आज भी देखेंगे आपको वो आप पुराना नहीं लगेगा। लेकिन आप पिछले साल का तो दिल का क्या हुआ देख लें, तो पहले तो आप कहेंगे अरे ये तो मैं पहले देख चुका हूँ, और फिर आप कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है। तो वो यही होता है कि इस किस्म के ड्रामे के चलतू आप लिख के दे दें, कास्ट अच्छी, प्रोडक्शन वैल्यूज अच्छी, चैनल अच्छा, स्लॉट अच्छा, लेकिन कंटेंट तो कचरा हुआ ना। तो कचरा कंटेंट देंगे तो कचरा ही लेंगे। मैं और आप, हमारी मजबूरी है कि हमें देखना पड़ता है जब मोस्टली ड्रामे। मुझे आज कल मैं गया था सुबह डॉन न्यूज़ पे, तो वहां उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे 6 ड्रामे बताने थे खाली, सही है। मुझे 5 के बाद काउंट करना मुश्किल हो गया था कि छठा कौन सा लूंगा मैं। तो ये है हमारे यहाँ मुख्तलिफ चैनल्स हैं, सब हैं, लेकिन हर चैनल ने एक चीज पकड़ ली है ना। ARY पे जो है, आप अगर उनको कहेंगे कि भाई नंद, जलन टाइप ड्रामे होंगे तो वो अगले 5 साल वैसे ही आएंगे ड्रामे उनके। हम अब टीवी यही के होता ऊपर, रहेगा। हाँ हम टीवी पे हम सफर आए, अब जब तक हम टीवी खत्म नहीं हो जाएगा वो हम सफर को फॉलो करते रहेंगे। और सेम गोज फॉर आपका जियो, कि जियो के ड्रामे तो जियो पे इतने तो सबसे ज्यादा लव ट्रायंगल्स होते हैं, इतने लुक गरीब एट ऑल अमीर। द टाइटल पेजेस। अब हैं उनके टाइटल्स क्या हैं? काश में तेरी बेटी ना होती, चले वो एक इनोवेटिव अपने ख्याल में बनाने की कोशिश की था, लेकिन उसके बाद से क्या है? काश में तेरा बेटा ना होता, काश में तेरा बाप ना होता, तू मेरी वालदा क्यों है, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, उफ ये मोहब्बत। क्या बेवकूफ़ी के टाइटल्स होते हैं, तो कौन देखेगा वो? मुझे बताइए, आप सर्च भी नहीं देख, करेंगे उस गलती। वक्त रेटिंग्स और सोशल मीडिया रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस और रेटिंग्स ड्राइव नहीं करती थी ना कंटेंट को। वो हिट हो जाते थे, उसके बाद हमें आज तक याद है या हम उसको जिक्र करते हैं। लेकिन अब जब रेटिंग ही ड्राइव करती है तो फिर वो पहले ही अफेक्ट हो चुका होता है कंटेंट बनने से पहले। और साजी, आपने ये बात हाईलाइट की, आई नेवर रियली गेव इट अ थॉट। लेकिन ये जो बात है ना कि खवातीन घर में चलते फिरते, बच्चों को देखते हुए, पकाते हुए देख रही हैं, तो वो एक एक सीन की जो इंपॉर्टेंस आप एज अ राइटर देना चाहते हैं वो ट्रांसलेट नहीं होती, वो कन्वे नहीं होती आपकी ऑडियंस तक, बिकॉज वो उसी तरह देखने के आदी हैं और वो उसी तरह ड्रैग होता जा रहा है ड्रामा। क्योंकि मैंने ये देखा कि जब मेरा, क्योंकि मेरा तो औरंगजेब ही था सबसे ज्यादा पॉपुलर, तो मैंने जब आई औरंगजेब लव्ड में इट। मैंने ये देखा कि जब वो आप टेलीविजन पे देखते थे, हाँ थैंक यू सो मच, जब टेलीविजन, अच्छा उसके बाद मुझे काम बहुत कम मिला है वैसे इंडस्ट्री में, लेकिन बार जो आपका आने वाला है देखिए, उसके इफ आई एम नॉट मैं रॉन्ग, देख चुका हूँ इट्स और वो ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेस ना जिसकी रेटिंग नहीं आई थी इतनी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज वन ऑफ दोज प्लेस। कम कम आ रही थी, कम आ रही थी, कुछ कुछ आती थी, डिस्पाइट और सजल अचानक एंड नागन बिलाल। उससे जीत जाता था, फिल्म एरिया पे नागन चल रहा था। जी जी, और उसकी बहुत हाई रेटिंग आती थी, और मैंने उसको बहुत रेटिंग दी थी उस ड्रामे को। अच्छा, खैर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक होती है चीज जो बिंज वॉचिंग कहलाती है। मुझे लगता है मेरे जैसे जो राइटर्स हैं जो कि हर सीन इंपॉर्टेंट लिखते हैं, उन वो जब बिंज वॉचिंग में आप नेटफ्लिक्स की तरह या यूट्यूब पे। इकट्ठा देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जिस तरह आप औरंगजेब जब यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मुसलसल इकट्ठा चल रहा है, आप कुछ मिस नहीं कर रहे। मैं करता टेलीविजन हूँ, पे वो चीज मिस हो जाती मैं बिंज वॉच करता हूँ। मैं बताऊँ आपको, आज ड्रामा जैसे मुश्क आएगा, अब 8 से 9 मुश्क आएगा, मैं घर पे नहीं हूँगा, ठीक है, तो मैं वापस आके है। जी मुश्क देख लूंगा। तो 9, 10, 11 बजे जितने भी मुझे सुबह तक रिव्यू देना है, मैं सुबह तक दे दूंगा रिव्यू। तो ये वाला तरीका बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं, आंगन ड्रामा आया था हम टीवी का, दे डिड नॉट पुट इट ऑन यूट्यूब, ड्रामा फ्लॉप्ड। क्योंकि देखिए, पहली एपिसोड के बाद जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट कोई ड्रामा नहीं होता कि आप 8 बजे जबरदस्ती बैठ के देखें। अब वो वक्त चला गया है। हम टीवी इतना ने टाइम किया, नहीं है किसी के पास हाँ 8 बजे टीवी के सामने हम बैठने टीवी का। ने ये किया उसके अंदर कि एक हम ये कमेंट ड्रामा आया है, इतना अच्छा है।
कमेंट है जी। अच्छा, एक कमेंट है जो कि एक मेरा क्वेश्चन भी था जो उससे भी रिलेट कर रहा है। अब ये एक ऑडियंस है, ये खैर इंडिया से हैं, भारतीय तुली हैं, ये फॉलो कर रही हैं हमें, शीरी सुखन के वो सारे लेक्चर्स और बाकी वो ये कह रही हैं कि उनको ये महसूस होता है कि जैसे रिव्यूअर्स जो हैं वो यूट्यूब से कमेंट देख के इफेक्ट होते हैं अपनी रिव्यूज लिखते हुए। यूट्यूब पे कमेंट देखते हाँ, और व्यूअर भी और जो रिव्यूअर्स हैं वो जब यूट्यूब के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, मतलब उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं कह रहा ये। राइट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शायद मोरल पुलिसिंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई है राइटर्स और एक्टर्स पे, कि आपको ये करना था, तुमने ये नहीं, क्योंकि सेगमेंट्स इतने बन गए, कंजर्वेटिव वाली साइड आपके पीछे पड़ जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, प्रोग्रेसिव किसी और बात पे नाराज हो जाते हैं। तो क्या ऐसा है कि आपको डिक्टेट कर रही है किसी तरह से ऑडियंस के, वो क्या चाहती है मैं वही लिखूं जो कि ऑडियंस चाहती है मैं वो लिखूं, बजाय ये करने के कि मैं इधर का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपका टिल्ट कहाँ होता है? आप क्रिएटर की तरफ ज्यादा आपका झुकाव होता है या आपका व्यूअर की तरफ झुकाव ज्यादा होता है, या उसकी डिक्टेशन आप ज्यादा लेते हैं? क्या लगता है? मैं बताऊं एक बात आपको, मैं रिव्यू लिखता हूँ ना हिप की वेबसाइट पे, तो 80% लोग जो रिव्यू मेरा देखते हैं वो रिव्यू पढ़ते नहीं है, ठीक है? मतलब वो सिर्फ इंट्रो पढ़ते हैं और कहते हैं यार तूने बड़ी तारीफ लिखी उस ड्रामे की। उन्हें ये नहीं पता है कि उसमें 3 कॉलम्स है, द गुड, द बैड और द वर्डिक्ट। और द बैड में मैं सब सारी बुराई डालता हूँ हर ड्रामे की, चाहे उसमें मेरा मैं खुद क्यों नाम लिखा हूँ मैंने। उन्हें रिव्यू नहीं पढ़ा होता है, ठीक है? मोस्टली तो वो खाली इंट्रो पढ़ते हैं, ब्लर्ब पढ़ते हैं और कहते हैं अरे इसका तो दोस्त है इसमें तारीफ लिखी है। अरे यार मैं अपने दोस्तों को जितनी सुना रहा हूँ, आप मौजूद हैं, आपको तो जब आपका कोई चीज चल रही होती है और खराब होती है मैं आपको बता देता हूँ यार ये क्या किया था आपने। सही है, पिछले हफ्ते मुश्क के ऊपर एक आधा घंटा इमरान अशरफ की मैंने निकाल के आके उमर को कत्ल कर दो क्लास ली मैंने उसकी, मैंने कहा क्या किया था। सही है, इसी तरह से आपका मैं दुल्हन के सेट पे गया, मैं उनको 6 चीजें बोल के आ गया, वो पहली बार जिंदगी में मिल रहा हूँ, मैंने कहा आपने क्या किया था। तो सवाल ये भाई मेरे दिल में होगा, मुझे तो कहना पड़ेगा आपसे, मुझे ताकि मेरी बात कन्वे हो। तो रिव्यूज लोग पढ़ते ही नहीं है, नंबर 1, ठीक है? वो खाली आपका वो देखते हैं कि फेसबुक पे आपने तारीफ कर दी तो ये आपके जानने वाले होंगे। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि कमेंट्स का, तो हमारे यहाँ यूट्यूब जो है वो 3 या 4 साल बैन रहा है, ठीक है? हम अभी पीछे ही हैं भाई। मेरे पास तो टीवी पे एप्लीकेशन है, मुझे तो उसमें कमेंट्स देखने ही नहीं आते। सही है, तो मुझे तो पता ही नहीं किसने क्या इंडिया से आया, कोई सिर्फ इंडिया से आया तो उनके वो अपने यहाँ का जो है वो हमसे उसमें 4 साल आगे हैं, वो हमसे 4 साल आगे हैं, उनका यूट्यूब बैन नहीं हुआ था, ठीक है? हम शायद 4 साल के बाद हम लोग भी यही करेंगे, हमारी तो बैन हो जाते हैं। हम तो अपने आप को एक अजीब सा एक करप्ट सा इंसान महसूस करने लगेंगे, वो हम बैन हो गए कि मतलब कुछ कुछ एक तरह की तसल्ली सी भी होती है। मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव है कि YouTube कमेंट्स टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी देखे नहीं ऐसे स्पेसिफिकली किसी चीज को जाके देखने के लिए। सिर्फ मुझे ये देखना है कि लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, विच इज यूजुअली नॉट अ ड्रामा, जनरली जो भी कंटेंट होता है, वरना आई नेवर गो थ्रू YouTube कमेंट्स। एज फार एज द पर्सपेक्टिव आई टेक के ऑडियंस का या क्रिएटर का, तो आई वुड से नन एग्जैक्टली। कि मेरा जो है, मैं देख रही थी महावश और रबिया से भी जो आपकी डिस्कशन चल रही थी कि कौन से एलिमेंट्स आप मद्देनजर रखते हैं रिव्यू करते हुए या क्या चीजें, तो मेरी जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअली एज अ रिव्यूअर समझती हूँ कि यार इसमें क्या अच्छा है जो लोग इतना पागल हो रहे हैं, या इसमें ऐसा क्या नया है। So I think I don't know if our discussion includes that question, but things that I look for उसकी एक relevance, the time we are living in या जो भी चीज है उसकी relevance क्या है, relatability कितनी है। आप इतनी कोई अनरियलिस्टिक चीज दिखा रहे हैं कि ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होता। Then the social and moral message or not that it's offering. सोशली रेलेवेंट थीम्स को अब मैं बहुत ज्यादा उस तरह से प्रायोरिटाइज इसलिए नहीं करती कि इट्स डन एंड डस्टेड बहुत ज्यादा, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट प्रोजेक्ट्स दैट डू कंसिडर द मॉरल मॉरल लेसन्स, स्पेशली जैसे दिल मोम का दिया था, मुझे बहुत सारे लेवल्स पे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस ड्रामे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स अवार्ड्स में या फिर रेटिंग्स वाइज, लेकिन वो बहुत सारे लेवल्स पे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे। तो दीज थिंग्स गो अननोटिस्ड। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आपसे रैपिड फायर टाइप का करना चाहूंगा, रैपिड फायर समझ लें कि एक
एमसीक्यूज की तरह आप दोनों से कुछ चीजें बिल्कुल। पूछना चाहूंगा, ताकि वो थोड़ा सा हमारा वो एकेडमिक वाली टोन है वो हमारी फिर वापस आए, तो हम थोड़े सा ज्यादा जो है ना, मैं आपसे गिले कर रहा हूँ, आप मुझसे गिले, हम ब्लेम गेम्स अभी कर रहे हैं ज्यादा, तो अभी मेरे ख्याल से हम आते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप दोनों से मैं पूछूंगा कि आपके लिए 3 मैं वर्ड बोलता हूं, इनमें से सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट, मतलब किस नंबर पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? क्या आपके लिए इनोवेशन ड्रामे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो बहुत इनोवेटिव है, या प्रेजेंटेशन ड्रामे की, फिर आ गया एथिक्स, या फिर लैंग्वेज प्रिसीजन जो होती है? मेरे लिए इनमें सबसे से कौन सी, उमैर आप पहले बताएं कि आपके लिए नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 पे, 3 पे और 4 पे क्या इनोवेशन लग रहा है इनोवेशन सबसे इम्पोर्टेंट। कि नयापन? हाँ, नयापन नयापन हो, सबसे पहले। हाँ, कि मतलब कुछ फिर उसको कह सकते हैं प्रेजेंटेशन भी जरूरी है कि वो मतलब लो बिलो पार ना हो। या बाकी 2 चीजें क्या थी आपकी, बाकी 2 पॉइंट्स क्या थे? एथिक्स और उसके बाद आ रहा लैंग्वेज। है कि एथिक्स आपके लिए देखिए ज्यादा लैंग्वेज तो देखिए इंपॉर्टेंट है, या आपको है कि बिल्कुल क्लासिकल तरीके से बना हो कि लैंग्वेज बिल्कुल सही वर्ड्स हो, आपको इन दोनों में से? लैंग्वेज की बात जो है, लैंग्वेज तो देखिए कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। अगर ड्रामा जो है उसमें कोई पठान है तो वो पठानी ही तरह बोलेगा, तो लैंग्वेज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर्स। और जहाँ तक आपकी एथिक्स की बात है, जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सी एथिक्स है भाई? यहाँ तो औरत के ने अपनी बहन जो है उसने शादी कर ली बहनोई से, और जो बहन थी उसने खुदकुशी कर ली। तो हमें तो सोचना चाहिए कि हम कन्वे क्या कर रहे हैं लोगों के। ठीक है, मैं क्या वही वो बात बेटी कर रहा हूँ ने कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स होने चाहिए प्ले में, मेरा क्वेश्चन यही है एथिक्स तो कि आपको एथिक्स वो किस बिल्कुल नंबर पे आता है आपके लिए? एथिक्स 0 पे आएगा, यानी सबसे ऊपर बिल्ट इन है। ठीक है, वो ठीक उसके है, बगैर ड्रामा ना लिखें आप। ठीक है, इनोवेशन बाद में, एक तरह से प्रेजेंटेशन हाँ, बाद में, और सब एथिक्स तो आपका 1 से भी ऊपर आना चाहिए, उसके बगैर तो हो नहीं सकती चीज। न्यू क्लासिज्म, हाँ, न्यू क्लासिज्म या क्लासिज्म जिसको आप कहते हैं, जो कि प्लेटो की और एरिस्टोटल की थ्योरी थी, उसके अंदर ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली प्लेटो के लिए, कि आपका जो स्टाइल है, एक तो वो बड़ा ऑथेंटिक हो, और नंबर 2 कि आप मोरल्स पे जरूर बात, एथिक्स पे जरूर बात करें, जैसे आप सोसाइटी के अंदर हैं। तो वो उसके लिए, उसके रिएक्शन में बहुत सी और भी आई हैं जिन्होंने बिल्कुल ही उठा के फेंक दिया उस चीज को, लेकिन ये चीज इसके अंदर जरूर आती है। फिर मैं ये कहूंगा कि आप इसमें जल्दी जल्दी कुछ मैं बोलूंगा, क्योंकि ये लास्ट आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, अगर कोई है अरे तो मुझे बता बुराक ने दीजिएगा। जवाब नहीं दिया भाई, बुराक ने जवाब नहीं दिया उसका 4 का। हाँ रह गया, अच्छा सॉरी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ उसमें। जी तो मेरे लिए बताइए। भी टॉप मोस्ट इज इनोवेशन, क्योंकि थीम्स तो वही घूम फिर के वही होती है ना, इट्स हाउ यू ट्रीट इट। सो व्हाट्स हाँ यूनिक अबाउट योर प्ले? इनोवेशन, एथिक्स, ठीक। आई थिंक प्रेजेंटेशन और लैंग्वेज गो टुगेदर, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स लैंग्वेज बहुत अनरियलिस्टिक लग रही होती है कि ऐसे कौन बात करता है। वो प्रेजेंटेशन और लैंग्वेज को मैं एक उसमें वो करूंगी, बट यस, इनोवेशन इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो हमारी एक मॉडरेटर हैं जो हमारे इस वक्त सामने नहीं है स्क्रीन पे लेकिन पीछे हैं, वो क्वेश्चंस कुछ थोड़े से बता दें ताकि मैं फिर आगे मूव कर जाऊं, फिर आपसे इजाजत दूंगा क्वेश्चंस के आप आंसर्स कर दें, छोटा छोटा करिएगा ताकि अगले वाले जो है ना थक ना जाए बैठे बैठे वेटिंग रूम में। ये तो हमारा बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हम कुलाची रेस्टोरेंट पे आए हैं और कोई 1.5 घंटा इंतजार कर रहा है कोई बैठा हुआ। तो आज नहीं, तो मजा है, बिल्कुल मजेदार चीज है आज देखिए। एक्चुअली दोपहर को ही मुझे हुआ है बहुत मेरे अच्छा साथ। लगा आपको, मतलब एक दफा मैंने कहा आप लोग आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब कहीं कोई नखरा नहीं किया, कोई ऐसी चीज नहीं की कि नहीं हम नहीं आ रहे, क्योंकि आप थैंक यू लोग सो एक मच फॉर अपने हैविंग लेवल अस। के भाई celebrities हैं, एक इसलिए न्यू फॉर्म ऑफ आप सेलिब्रिटी। हमें पैसे देंगे ना इसके, जिस तरह लोग बात करते हैं ना कि रिव्यूअर्स को पैसे मिलते हैं, तो हमें तो पैसे मिलेंगे ना तो इस मतलब चीज ये के। है कि ये लोग ठीक मुझे सब है, कहने पैसे के दे भी इसके आपने पैसे ही दिए ना। पैसे दे दो। साइड से और क्या, आपने कहा नहीं था कि वो तारीफ करना, देखो प्लीज रंगरेजा की तारीफ कर देना जरा। आप मुझे ना वो इमरान खान बनने में मजबूर कर रहे हैं कि मैं लोगों से कहूंगा प्लीज मुझे फंड करें ताकि मैं इन लोगों को आगे पैसे दे सकूं। क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं बचे हुए नहीं कसम देखिए, से। आदमी की क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती बहुत है। हम देखिए, अगर भाईचारे की आपके बुनियाद पे अलावा चला रहे हैं ये इदारा। आपके अलावा कोई और होता तो हम 2 दफा सोचते, सीधी सी बात है। ठीक है, आपने कहा, बहुत एक तो आपसे दोस्ती भी है, दूसरा ये कि हमें पता है कि आपके ऊट पटांग सवाल नहीं करेंगे हम लोगों से, कि आपकी जो मतलब जो सब बहुत सारे सवाल होते हैं
तो वो सब नहीं है। तो मुझे पता है कि मेरा ये आधा घंटा वेल स्पेंट है ना, तो मैं क्यों ना करूँ फिर। और ये भी होगा कि सबके दुखड़े भी एक ही हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, जो हम लोग फोरम पे बाहर बैठ के गली में मैं और साजी रो रहे होते हैं, वही तो रो रहे हैं यहाँ बैठे हुए अभी भी। क्वेश्चन अली मुख्तार कह रहे हैं कि उमर ने मेंशन किया है कि ऑडियंस को आप कूड़ा देंगे तो वो कूड़ा ही देखेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसने बिल्कुल चेंज कर दिया है जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट से, क्योंकि यूट्यूब मेरे पास तुम हो पे आप जितना क्रिटिसाइज करें लेकिन उसके मिलियंस में अभी भी व्यूज हैं, वो टीवी पे नहीं चल रहा, लोग अपनी चॉइस से उस पे क्लिक कर रहे हैं। वो ये एक मतलब इस तरह से एक अली मुख्तार हैं जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं पहले, और वो फिर वो ऐसे नथी हुए हैं कि वो मेरे साथ ही हैं मुसलसल एज अ फ्रेंड भी, लेकिन वो इस तरह से कह रहे हैं जैसे आप टेलीविजन पे तो डिक्टेट कर लेते थे ऑडियंस को कि आपने वन वे दिया कि आपने जो दिया वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो लोग हैं वो अपनी चूज करते हैं, जब वो यूट्यूब या कहीं पे जाते हैं तो वहां पे कोई जबरदस्ती तो उसके सामने नहीं रख रहे चीज, तो जहां पे आप मतलब उसमें से लोगों की चॉइस पे बहुत है कि वो चॉइस क्या कर रहे हैं, वो अच्छा देख रहे हैं कि बुरा देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे चैनल की डिक्टेशन तो खत्म हो गई। आई थिंक मेरे पास तुम हो, आई थिंक जैसे उन्होंने मेंशन किया, तो उसके केस में तो बहुत हद तक ऐसा था कि जब इतनी ज्यादा बात हुई उसके बारे में सोशल मीडिया पे, तो लॉट ऑफ पीपल वेंट एंड चेक कि ये है क्या जिसके बारे में एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। So that is also one way how something gets more popular, क्योंकि everybody is talking about it. कंट्रोवर्सी तो है, कंट्रोवर्सी है। एक और चीज है, देखिए आपको ये चीज बनाते हैं कि आप छोड़िए टेलीविजन को, आपने एक कोई चॉकलेट का कारोबार स्टार्ट किया है, आप चाहेंगे लोगों को पता चले उसके बारे में, तो आप उसको हर जगह जाकर उसके पोस्टर्स लगाएंगे, एड्स देंगे, सब कुछ करेंगे। इसमें पहले पैसे लगते थे, अब फ्री का होता है सोशल मीडिया पे ना। तो इसी तरह से ड्रामों को भी जो है इसी तरह से इन लोगों ने किया कि हर छोटी छोटी क्लिप्स बना के डालते रहे। 9 बजे ड्रामा खत्म हुआ, उन्होंने 9:05 पे क्लिप डाल दी, वो वायरल हो गई। जिसने नहीं देखा, जो स्मार्टली प्ले, उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया, तो ड्रामा इसलिए हिट हुआ उनका ना। तो यही होता है, इसी तरह से हमें सीखना चाहिए था बाकी ड्रामों को और करना चाहिए, लेकिन उसके बाद साल गुजरने वाले, किसी और ने नहीं की वो चीज। चलें अब हमारे जो नेक्स्ट वो है ना, उसमें वो वेट कर रहे हैं मुझे आगे जाना पड़ेगा, कोई क्वेश्चंस तो हैं लेकिन अगर हम जवाब देते जाएंगे तो ये टाइम आगे निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी फिर दोबारा करेंगे जरूर, और भी सेशंस करेंगे, क्योंकि बात ये कंप्लीट इतनी जल्दी होती नहीं है। हम लोग, बल्कि उमर का भी ये सजेशन था और बाकी भी, के बजाय कि हम 6-7 लोग एक साथ टूट पड़े और कोई किसी को बात करने का मौका नहीं दे, बड़ा अच्छा है ये, मुझे मजे का लगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज को टच करते हुए जा रहे हैं। हाँ, वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है और बहुत 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 जबरदस्त एक, और हमारी भी ये डिस्कशन भी एक उसकी एक ऑथेंटिसिटी ज्यादा हो गई इस हिसाब से कि आप लोगों ने वो ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं अब नेक्स्ट अपने जो गेस्ट हैं उनको मैं ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह और मैं आपको खुली इजाजत देता हूँ कि जब मेरी कोई चीज आए तो आप उसके खुल के उसके बखिए उधेड़ सकते हैं, मैं आपको खुली इजाजत देता हूँ कि आप उसको जैसे मर्जी, अगर अच्छा हुआ तो तारीफ करें, नहीं पसंद आया तो जरूर उसके बारे में मुझे गाइड करें, क्योंकि मेरा भी काम आज बेहतर हो। हमें इजाजत नहीं चाहिए, जी ओके, जा सिमरन जी ले अपनी जैसे मर्जी ओके ओके जी, खुदा हाफिज़। जी अब हमें ज्वाइन करेंगी शीबा, और ये देसी रेव्स एंड रैंट्स से मेरा बेसिकली इनसे एक ताल्लुक बना था, मैंने जिस बारे में सन्नाटा लिख रहा था। अब मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा एक्टिवली शायद नहीं कर रही, लेकिन जो हिप आता था उसकी एडिटर के तौर पे भी ये काम करती रही हैं, और डिफरेंट इनका बड़ा समझ वाले जो बहुत समझदार रिव्यूअर्स होते हैं उनमें शुमार होता है शीबा का। और अभी हनीफ साहब भी हमारे पास ऐड हो जाएंगे। जो हनीफ साहब हैं उनकी भी एक बहुत खास बात है कि वो, उनका बड़ा एक क्लासिकल स्टाइल है, जो पहले का एक स्टाइल था कि ड्रामे को देखना कैसे है। वो खुद ड्रामा राइटर भी हैं, वो पुराना स्टाइल समझते भी हैं। तो एक बड़ी अच्छी एक चीज आ जाती है कि मुझे था कि स्पेशली आज हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हों, क्योंकि वो एक वो पर्सपेक्टिव देंगे जो हम, जिस अखबार के अंदर एक लिखा हुआ रिव्यू आता था पहले, और वो उन्होंने वो ड्रामा भी देखा है, अब का ड्रामा भी देखा है, तो उनका बड़ा एक जबरदस्त किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू एक अपना है हनीफ साहब का, एज अ ड्रामा राइटर भी उनका एक अपना वो है। शीबा से अभी बात करते हुए मैं ये कहूंगा कि मुझे एक चीज मैं मतलब जो चलता हुआ उसमें आऊं। देखिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मूवमेंट्स आई हैं दुनिया में,
जैसे रेनेसां पीरियड आया तो अचानक लोगों में एनलाइटमेंट और वो साइंस फिक्शन, साइंस की तरफ कि साइंस क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, फैंटेसी से भागो और आगे रियलिस्टिक चीजों के ऊपर आओ। इसी तरह एक चीज आई जिसको आप कहते हैं जो साइकोलॉजी की थेरीज थी, जिसमें फ्रॉइड और वो यूंग की थेरीज हैं डिफरेंट और बाकी सारी चीजें हैं। तो उस जमाने में एक और तरह से चीजों का एनालिसिस शुरू हुआ कि सब टेक्स्ट होते हैं। जब आप कोई बात करते हैं तो उसके अंदर कोई तहत शऊर भी होता है और बाकी चीजें होती हैं। तो मुझे अपने मुझे नहीं पता कि आप ये शिबा एग्जैक्टली इसी बात को सोचते हुए उसको फॉलो करती हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर महसूस होता है कि इनकी जो राइटिंग रिव्यूज होते हैं उनके अंदर ये डेप्थ आती है कि इंटेलेक्चुअली जो कैरेक्टर्स हैं या राइटर है या जो डायरेक्टर है वो इंटेलेक्चुअली सब टेक्स्ट में कहाँ से आ रहा है। मुझे ये इसको कहूँगा मैं महसूसमेंट मुझे हुई है सोशल ये कि ये शिबा के साथ शायद ये है। तो क्या आपने ख्याल से आपने साइकोलॉजी में भी कुछ किया हुआ है ना? जी मेरा बैचलर्स। आपकी आवाज मुझे भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? जी 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 जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है। मेरा बैचलर्स है साइकोलॉजी में, एंड सो व्हेन आई एम राइटिंग अ रिव्यू, हाँ, तो व्हेन आई एम राइटिंग अ रिव्यू, I don't care who it is, who the actor is, or जो भी है, I am looking at not like that's not true. I am looking at how the character is shaped, right? Okay, what that character went through and why is this character acting this way, right? And then उस basis पे then I will write a review. Okay, ये हुआ है, writer ने इसको किस तरह, has the writer done justice to this character? उसके बाद in the script, and then has the director done justice to that writer and the actors in visualization, right? तो मैं सेंस में जाके रिव्यू लिखती हूँ, चाहे वो ये वाली चीज हुई हुमायूं सईद का ड्रामा हो या चाहे वो किसी न्यू कमर का ड्रामा हो। एक तो मैं रिव्यू बहुत कम लिखती हूँ, तो उसलिए I have to pick and choose, but I do look at it from, okay, why is the character doing this, what have they gone through, and what is the writer thinking? Obviously I can't get into a writer's head कि भाई ये इन्होंने ये क्यों किया, but so that's kind of how I do my reviews. साजी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपसे बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है मैं सुन रहा हूँ आपके साथ साथ बात। मुझे ये लगता है कि शिबा की जो क्वालिटी है उसमें ये जरूर आती है कि ये नहीं है कि जो उनके सामने रख दिया गया उसकी वो सरफेस देखेंगी रिव्यू करते हुए। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे, मुझे उसके अंदर क्या नजर आ रहा है, उसके अंदर मजीद उसको डीकंस्ट्रक्ट करके आप उसके अंदर की लेयर्स तक कैसे जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके सामने रखा गया है वो तो वही होता है कि इनडायरेक्ट मैसेज। हनीफ साहब, आई डोंट नो, मुझे उस तरह से नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जलन ड्रामा है, जलन है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन बार बार हो रही है, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी और इधर उधर कभी बैन हो रहा है कभी अनबैन हो रहा है। मुझे उससे मतलब मैं ओवरऑल उस पर नहीं कहूंगा। मेरे ख्याल से सन्नाटा में अगर देखा जाए तो वो दो बहनों की जेलसियां थी और वो ऐसी ही चीजें थी, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये था कि थोड़ा सा, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट राइटर नहीं कह रहा, लेकिन मतलब अब वो आ गया है तो मैं उसे कहूंगा कि आप थोड़ा इंटेलिजेंटली जब प्ले करते हैं तो आप ऑन द फेस नहीं मारते उठा के अंदर की बातें, आप बहुत सी चीजों को में रखते हैं, right? कि ऑडियंस खुद समझ जाए, बजाय उसके गले पड़े आप जाके कि ये ऐसे है और ऑन द फेस आप जुमले फेंकें। क्या आपका क्या ख्याल है? हनीफ साहब से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं आपसे शिबा आपसे पूछ रहा हूँ। हनीफ साहब अगर हैं मौजूद तो रिव्यू, right? That's not a point of the review. The point of the review is to analyze what's happening and tell the audience or the reader, whoever it is, जो भी 2-3 लोग रिव्यू पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं बताना है कि ड्रामे में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है। And you know, sometimes you actually have to be in the face, because sometimes you get just so frustrated with it. Okay, why is this happening? So you have to, and you can make up anything you want in your mind कि इस तरह हो रहा होगा या इस तरह हो रहा होगा, and but just sometimes you have to criticize. Okay, why is this even happening? This makes zero sense. And I can name many dramas, and I'm not sure if that's why I'm here. But the point of the reviewer is to analyze and to give a
फेयर एनालिसिस ऑन क्या हो रहा है. इट्स नॉट कि अच्छा इस सीन में ये मग था तो 2 घंटे के बाद अगले सीन में भी यही मग क्यों था. You know, that's not, it's not that. It's why is the actor doing this? What is the writer wanting from the actor, and what is the director wanting from the actor? अच्छा, मैं हनीफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है आपकी आवाज. आप अगर आपको बात आ रही है? आपको आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, मुझे अभी तक वीडियो नजर नहीं आ रही, लेकिन आप लाइव पे नजर आ रहे हैं. पता नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहे, लेकिन आप नजर भी आ रहे हैं लाइव हमारी फीड पे. अच्छा, वो हो रहा है, रिजॉइन कर रहे हैं या आवाज है? अच्छा, हनीफ साहब से के बारे में ही मैं उनके ज्वाइन करने से पहले ये बात कहूँ कि मुझे स्पेशल इनके बारे में एक अच्छा चीज लगती है कि ये उस जो पहले से एक पीटीवी के जमाने से एक ड्रामा एक चलता हुआ आ रहा था, उस पे तनकीद निगारी कैसे की जाती थी, और वो करते 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 अब के जमाने में जो रिव्यू करने का स्टाइल है वो क्या हो गया, वो उसके कहीं बीच में है. वो दोनों साइड्स देखते हुए आ रहे हैं. तो वो हनीफ साहब, आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि आप को क्या चीजें लगती हैं कि जो कि मतलब ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ये बेहतर हुई है जो रिव्यूइंग है ड्रामा की, या ये इसके अंदर भी हमारे ड्रामा के कंटेंट की तरह शायद जवाल आया है? आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं? काफी लोगों से मैंने बातें सुनी. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आ रही है. काफी बेहतर बातें थी, लेकिन जो एक बात किसी ने नहीं की, जो बहुत बड़ी तब्दीली हुई है रिव्यू में भी और ड्रामे में, वो ये हुई है कि ड्रामा जिस ऑडियंस के लिए बनता है इस वक्त, पहले वाला नहीं, पीटीवी वाला ड्रामा जो है ना, वो एक ठेले वाले से लेकर एक कॉलेज के प्रोफेसर तक, एक जहीन इंटेलेक्चुअल तक, सबके लिए एक ड्रामा बनता था. आज जो ड्रामा बनता है वो बिल्कुल ऐसी खवातीन के लिए बनता है जिनको हमारी बाज राइटर ये कह चुकी है कि तो मासियों के लिए बनता है. इवन के हम जब लक्ष्य की दूरी में बैठते थे तो वहाँ एक खातून ने हमें ये बताया कि मैं समझ जाती हूँ कि जब मेरे नौकर ड्रामा देख रहे होते हैं किसी ड्रामे को, तो वो ड्रामा हिट हो जाएगा. मतलब ये है कि ये ड्रामे बनाने वाले भी समझ चुके हैं कि दरअसल उनकी ऑडियंस क्या है, तो वो उसके मुताबिक ही बनाते हैं. और अभी जैसा आपने कहा, जलन में मुंह पे खोल खोल के बोलना, जूतों की तरह जुमले मारना और बहुत ही बदमाशी के साथ किसी चीज़ को हथियाना, ये वही खुला हुआ रवैया है जो दरअसल सोफिस्टिकेटेड तो नहीं है ना, एक महज़िब माशरे का रवैया नहीं है. लेकिन चूंकि उनको पता है कि ये ड्रामा देख कौन लोग रहे हैं, तो ये उनके लिए ही वो इसको ले जा रहे हैं आगे. अब इसमें हमारे जो क्रिटिक्स हैं, जो मैं तो ज़ाहिर है बहुत पहले लिखा करता था, अब तो आजकल मैं नहीं लिखता हूँ क्रिटिसिज्म और कोई भी रिव्यू, लेकिन जो रिव्यू लिखने वाले हैं, अगर वो इसमें कुछ ऐसी कोशिशें करें कि जो बेहतर ड्रामा देखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी कुछ हो, या ऐसी दो राहें बना दें आप. एक ज़माने में तो ये था कि फिल्म भी नीचे से लेकर ऊपर तक एक आदमी के लिए बनती थी, उसके लिए कोई रियलिस्टिक सिनेमा या कोई अलग सिनेमा कुछ नहीं होता था. और यही ज़माना था, उस ज़माने में भी दुनिया इसी तरह की थी, इंसान थे सारे के सारे, और वो सब एक चीज़ को एंजॉय भी करते थे. आज चलिए आपका बहुत फर्क आ गया, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन क्या वो चैनल्स को और दीगर ड्रामा मेकर्स को ये मजबूर नहीं कर सकते कि वो अगर उन औरतों के लिए ड्रामा बना रहे हैं जिन्हें मैं कहूँ कि सोचने समझने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरह की, तो वो उन औरतों के लिए ड्रामा क्यों नहीं बना रहे जो सोच समझ सकती हैं, जो बेहतर दिमाग रखती हैं. हाँ, और इसी तरह साबित करने पे क्यों तुले हुए हैं? मतलब मुझे लगता है ये तो फिर वही बात होगी कि आप नाकिसुल अकल साबित करने पे तुले हुए हैं कि औरत को नहीं समझ आता, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट खवातीन, बड़े बड़े नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखिए 7:30 बजे भी ड्रामा वही है, 8 बजे भी वही है, 9 बजे भी वही है, 10 बजे भी वही है. तो भाई साहब, आप इन सारे स्लॉट में से कोई एक स्लॉट फर्क कर दें, यानी ऐसा फर्क कर दें जिसको आप समझते हैं कि थोड़ा सा सीरियस ड्रामा, थोड़ा सा लिटरेचर वालों का ड्रामा, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के लिए वो ड्रामा हो, तो आपको क्या इसमें बहुत बड़ा कोई क़यामत आ जाएगी. लेकिन नहीं, आप थ्रू आउट देख लें, 4, 6 जितने स्लॉट हैं सब एक जैसे ड्रामों के स्लॉट. क्यों ऐसा क्यों है? मैं कुछ यस, मैंने आई वोंट नेम एनीबॉडी, बट मैंने इंटरव्यू किया था वन ऑफ द हेड्स ऑफ अ चैनल. उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा था कि जब तक औरत पिटेगी नहीं रोएगी नहीं, रेटिंग नहीं आएगी. सही कहा. तो
right? And that बैंक होता ही है कि आपने ड्रामे में बैंक डाल दें कि बैंक का मतलब है कि चपेट डाल दें ड्रामे में। I was flabbergasted at this कि आपने किस तरह समझ लिया कि सिर्फ एक रेटिंग के लिए the only thing if you watch so again I have not reviewed until since Chief, right? उसके बाद I think मैंने 8 ड्रामा देखा था because I just cannot handle it कि या तो औरत पिट रही होती है, रो रही होती है, या तो उसका किसी का अफेयर होता है, और या अगर कभी कभी इन्होंने किसी औरत को दिखा दिया कि you know she's strong and she's willing to do that, तो बस then she loses everything, she loses her husband, her child, हर चीज़, बिल्कुल दुनिया में वो अकेली हो जाती है. And it's like, no, that's not how this works. Like, इतना black and white नहीं है. And again, okay, so I don't live in Pakistan. I did not grow up in Pakistan, so probably my thinking has something to do with this. But I cannot believe that any woman in Pakistan जो educated है, वो देख के ये खुश होती है कि हाँ यार, जहाँ हम पिट रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा ड्रामा है. Like, I don't understand कि इन्होंने औरत को इतना क्यों गिरा दिया है. I don't get it. सेल्फ पिटी भी लेंगे ना, सेल्फ पिटी, बहुत सेल्फ पिटी शदीद किस्म की कि आप एंजॉय कर रहे हो, तो सैडिस्टिक हो गया ना, वो तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे हो गया एक तरह का कि आपको पिट के अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, प्लेयर ले रहे हो उसमें से. I'll give you an example, right? There are 2 dramas out at the same time, Alif and Mere Paas Tum Ho. According to me, Alif was a fantastic drama, completely different. उसमें आपको लगता था कि यार आप इससे कुछ सीख सकते हैं. Nobody was getting degraded. Nobody was. मेरे पास तुम हो was completely opposite. Rating किसकी आई? मेरा बेटा था उसमें, इसलिए I know, मुझे पता है. मुझे पता है. But the point is rating किसकी आई? Like, you know, so that's what you get. And you can't have a good वो कहानी. हनीफ साहब से भी पूछना. Yeah. जी. हनीफ साहब से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि अलिफ की रेटिंग क्यों नहीं आई और मेरे पास की रेटिंग आपके ख्याल में क्यों आई? ये खातून ने जो कहा, शीबा नाम है इनका गालिबन जी, तो वो कोई अपनी पसंद की बात तो हो सकती है कि उनको अलिफ बहुत पसंद आ गया. अदरवाइज ड्रामा तो मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उसमें कोई औरत की बेइज्जती भी नहीं की जा रही थी, सिवाय एक जुमले की वजह से लेके बहुत ज़्यादा शोर मच गया था, 2 टके की औरत. हालांकि हमारे हर ड्रामे में औरतें लिखने वाली खवातीन की जुमला बेतहाशा दफ़ा चलवा चुकी हैं और कोई शोर नहीं उठता है, क्योंकि वो शोर इसलिए उठा था कि खलील ने कहा था और 2 टके बोल दिया था. तो ये नहीं है कि रेटिंग इस वजह से आई कि अलिफ बहुत अच्छा था. नहीं, ऐसा नहीं है. ड्रामा तो मेरे पास तुम हो ही ज़्यादा अच्छा था. अलिफ बिल्कुल भी अच्छा ड्रामा नहीं था. आई एम सॉरी. अगर आप देखिए, अगर आप फिर वही बात हो जाती है कि आपको फिर वो टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी जिस टाइम के अंदर आप मुकाबले पे लेके जाना चाहते हैं. अशफाक अहमद के ड्रामे को ना कभी भी आप हसीना मुइन के ड्रामे के सामने नहीं लगा सकते थे उन जमानों में भी, वो जो PTV का जमाना था, क्योंकि हसीना मुइन का ड्रामा इतना पॉपुलर होता था और उसकी ऑडियंस इतनी मुख्तलिफ भी होती थी कि लेकिन अशफाक अहमद के लोग भी थे देखने वाले, मगर उन दोनों को हम नहीं लगा सकते. तो अलिफ का और मेरे पास तुमों का एक साथ कोई मुकाबला ही नहीं था. वो 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के ड्रामे थे. अच्छा, मुझे एक चीज लग रही है, ये देखें, अब इसमें एक बड़ा मजे की चीज उठी है जो मैं अगर मिस कर जाऊंगा तो वो सॉरी, मैंने आपकी बात कट कर गया हूँ थोड़ी सी, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे जब शीबा एक चीज को देखती हैं तो उनको उसका जो कॉन्टेक्स्ट है सोसाइटी में या उसके जो एथिकल या एक खास तरह की किसी हद तक फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं या जो ह्यूमन राइट्स के अप्रोचेस हैं, वो उसको हिस्टोरिकल और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकाल पाती. ठीक है, मतलब आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी बेसिकली उस चीज की होती है. जबकि जब हनीफ साहब एक चीज को देख रहे हैं, अच्छा मेरे साथ भी यही है, मैं एक चीज कहता हूँ जो ये मिस आउट करते हैं हम बार बार ड्रामा रिव्यूज में भी और लोगों के रिएक्शंस, कि एक चीज एक आर्ट फॉर्म के तौर पे उसकी जो जब मेरे पास तुम हो की जो अपनी एग्जीक्यूशन और उसके कैरेक्टर आर्क्स और जिस तरीके से वो इंटेंसिटीज और वो जिस तरह से वो डायरेक्शन है, वो विजुअल जो उसकी क्वालिटी है उसको तो आप किसी तरह भी मतलब उसका जो एज अ एंजॉयबल वाली जो चीज है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे अलिफ है वो उतना एंजॉयबल नहीं है जितना वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है. मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था. The reason I pointed out, and there are many other dramas, बहुत हैं, but so there's a scene where Adnan Siddiqui's wife slaps
Aiza Khan because she was right. Why are you slapping Aiza Khan? Your husband is the one that cheated on you. आप उसे क्यों कर रहे हैं? आप उसी औरत को ही क्यों कर रहे हैं? अपने हस्बैंड को जाके थप्पड़ मारे ना. हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ. मजे की बात है कि अगर मैं उसको विजुअली उस सीन को देखूं तो वो विजुअली और ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से It's a great scene. बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं. हाँ, absolutely. But if you go into the depth of it, why? बहस नहीं कर रहा. हाँ, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा. शौहर को मारे. हाँ, मैं ये वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसको डायरेक्शन वाइज उस सीन को देखेंगे, परफॉर्मेंसेस वाइज देखेंगे, तो लेकिन उसकी एक वो लेयर भी है. मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये आप में से किसी को भी नहीं कह रहा कि आप सही कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, लेकिन उसको देखने के अब आप अगर कहते हैं कि वो थप्पड़ पड़ा, वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, और एक जगह आप उसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, लोगों की परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, लोगों का रिएक्शन, क्योंकि मुझे भी दिल पे लगता है जाके वो थप्पड़ पड़ा इतने जोर करो. लेकिन जब हमने वो सिनेमा में देखा, जब सिनेमा में लगा और वो पूरा एक रिकैप चला, आप सोच नहीं सकती कि जहां पे सवेरा वहां पे थप्पड़ मारती है, वहां पे लोग खड़े हो के ओ करके जो उनका रिएक्शन था ऑडियंस. लेकिन अगर वही थप्पड़ वो अपने शौहर को मारते हैं जिन्होंने उनको पे चीटिंग की है, तो कोई खड़े होके वो नहीं करता. इसकी जो वो हो जाती कि यार बीवी ने. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन करेक्ट. हाँ, एक आप क्या कहते हैं नीफ साहब इस चीज के ऊपर कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? उसकी फॉर्म ज्यादा जरूरी है, एक्सप्रेशन ज्यादा जरूरी है आर्टिस्ट का, या फिर एथिक्स ज्यादा जरूरी है चीज है? तो क्वेश्चंस में दो. मेरे नजदीक एक आर्ट फॉर्म जो होती है ना, वो जिंदा रहने की सलाहियत उसी वक्त रखती है अपने अंदर जब वो कहीं से भी प्रोपेगेंडा ना लग रही हो, कहीं से भी सोसाइटी को पूरी तरह से मतलब एक जिसे कहते हैं विस्मार करके आगे ना भर रही हो. तो जब अभी शिवा ने कहा ओके वो एक अनोखापन होता कि वो अपनी मियाँ को जाके थप्पड़ मारती, लेकिन ये सोसाइटी का रवैया नहीं है. सोसाइटी का रवैया वही है जो उस औरत ने किया. तो हम ड्रामे में ज्यादातर वही चीजें दिखा सकते होते हैं जो सोसाइटी में पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं. आप एक नया इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर तो वो फिर एक किस्म का एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते आप. ये कमर्शियल ड्रामा था, एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते हम कि किया गया था. ये सीधा कमर्शियल ड्रामा था और पूरी तरह हिट रहा, पूरी तरह कामयाब रहा जैसा कि उन्होंने चाहा. लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि जो उसको ये करना चाहिए था क्योंकि आपकी सोच इस तरह की है कि आप सोसाइटी में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं. तो ये मैं समझता हूँ कि ये आपकी सोच है, जरूरी नहीं कि इस सोच को अप्लाई करें लोग, ये जरूरी नहीं है. ये तो फिर तय होता है वक्त के ऊपर कि किसी ने किया, कोई आपकी तरह सोचता था या नहीं. लेकिन जो सोसाइटी, क्योंकि जब पीटीवी का जमाना था तो हम कहते थे ड्रामे की क्या तारीफ है. ड्रामे की तारीफ है जी सोसाइटी का अक्स, सोसाइटी का अक्सास होना. सोसाइटी क्या है वो ड्रामे में दिखाई देनी चाहिए. तो सोसाइटी तो यही है जो दिखाई दे रही है आपके ड्रामे में. लेकिन ये अलग बात है कि जो मुझे आज के ड्रामे से शिकायत है वो ये कि वो एक कुएं में बंद हो चुका है. एक मखसूस टॉपिक, उसका सबसे बड़ा टॉपिक शादी है. शादी से बाहर वो निकलता ही नहीं किसी भी कीमत से. लड़की लड़का वही जो है ट्रायंगल, इनसे बाहर ही निकलता. कुछ थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि जी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चल पड़ता है. तो थोड़ा बहुत चेंज होता है और कुछ ज्यादा नहीं. वरना आप सोचिए नन, भावज और बहने, इन्हीं चक्करों में पिछले 15-20 साल से ऐसा लगता है कि एक ही ड्रामा है जिसे 15-20 साल से बदल के बनाए जा रहे हैं. बहुत कम चेंजेस आती हैं ड्रामे. वो कि वो फैमिली थ्रिलर भी उसी के अंदर आ रहे हैं, फैमिली हॉरर भी उसी में आ रहा है, तो फैमिली सब कुछ उसी में हो रहा होता है. और बल्कि पीटीवी के जमानों में एक चीज नहीं होती. जी बात कंप्लीट कीजिए. मैं कहना चाह रहा था पीटीवी के जमाने में ना ड्रामे को ड्रामे की तरह देखा जाता था. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये औरत की मजलूमियत का कोई शाकार है या कि इसमें औरत को मजलूम बनाया जा रहा है. बल्कि थोड़ा बहुत जो हमारे सिंध से उर्दू राइटर आए थे, अब्दुल कादिर जुनैद, जो नूरुल्लाह शाह वगैरह, उन्होंने एक लड़की की मजलूमियत ज्यादा रखी, लेकिन वो सिस्टम का जबर ज्यादा मालूम होती थी बामुकाबला इसके. तो उसे किसी मर्द ने सिंगली जो है ना जुल्म का शिकार बनाया हुआ. लेकिन आज का ड्रामा जो है वो सारों ने मिलकर समझ लिया बस औरत को मारो पीटो और ये बहुत मजलूम है, इसी से रेटिंग आएगी, इसी से पैसे मिलेंगे, इसी से ज्यादा ड्रामा. क्या कैपिटलिज्म का कोई इफेक्ट है ना? मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे एक नील पोस्टमैन की एक बुक थी जो कि उसने 80s में लिखी थी, अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, कि जिस तरह नूर अशद हैं बज़मी, उन्होंने एक क्वेश्चन भी किया है, वो भी इसके साथ मैच कर रहा है कि बेसिकली जिस चीज की डिमांड है वही सप्लाई करो. जी यही समझा जा रहा है कि क्योंकि ऑडियंस
उसको ज्यादा ऑडियंस चाहती है कि उसको थप्पड़ पड़े, तो इसलिए बेसिकली आप वही करेंगे जो कि आपको ऑडियंस किसी तरीके से बता रही है कि मुझे ये देखना है, मुझे वो नहीं देखना जो तुम मुझे कोई नया शऊर देने के लिए आ जाओ। So क्या ऐसा लगता है कि ऐसा? here's my question. ऑडियंस क्यों चाहती है कि थप्पड़ पड़े? ये देखें ना आप, ऑडियंस क्यों चाहती है कि टीवी पे उनको कोई औरत रोती हुई नजर आए, मजलूम नजर आए और उसे थप्पड़ पड़े? यू हैव टू गेट इनटू दैट साइके. व्हाई? आपने पाकिस्तानी ख़वातीन को इतना क्यों वो किया हुआ है? एक तो लिटरेसी का वो है, राइट? द लिटरेसी रेट फॉर वुमेन इज़ एक्सट्रीमली लो इन पाकिस्तान, ये ज़रूर है, राइट? बट देन यू हैव टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट कि क्यों रेटिंग उसी वक्त ही क्यों आती है जब औरत पिट रही होती है? व्हाट्स व्हाई? क्यों औरत चाहती है ये देखना कि वो पिटे? दिस इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉर सोसाइटी टू प्रोग्रेस कि आप इन चीज़ों से हटें, ड्रामे में कोई ढंग की चीज़ दिखाएं. बहुत अच्छा सवाल शिबा ने, ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि औरत का पिटना क्यों जरूरी है, क्यों औरतें औरत को पिटते देखकर खुश हो रही होती हैं, वो क्यों इससे नहीं हट जाती हैं और इतना देख चुकी हैं कि अब उन्हें हट जाना चाहिए, बहुत हो चुका है. लेकिन ये आपने बहुत अच्छा सवाल में आ चुके हैं, यू नो, कम ऑन. औरत हर वो काम कर, आई मीन शी कैन गेट एजुकेटेड, वो दिखा सकते हैं. शी कैन गेट एजुकेटेड, शी कैन गेट अ जॉब, शी कैन रेज अ फैमिली, शी कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स विदाउट, यू नो, फिटनेस, विदाउट गेटिंग स्लैप्ड और एनीथिंग. There's got to be a lot more stories to tell, right? You can't, ये तो नहीं हो सकता ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं या पता नहीं क्या क्या, पिट रही है, रो रही है, दिस एंड दैट. जिंदगी में और भी है स्टोरीज. क्या बीच में कुछ ऐसा नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ जब मैं एज ए टीचर, मैंने जब टीचिंग कर रहा था, को करते करते मैंने फील किया कि जैसे जैसे ज्यादा फीसें बढ़ती जा रही हैं तो टीचर की औकात कम होती चली जा रही है. अब स्टूडेंट कहता है कि तुम मेरे नौकर हो तो मुझे उतना बताओ जितना मुझे सुनना है, तो वो मत बताओ जो तुम्हें पता है. तो क्या ऐसा है कि ये सारे जगहों पे जैसे आपके एक घर में एक बच्चा है छोटा जो आपको डिक्टेट करना शुरू कर दे कि अब तुम मुझे वो कपड़े, वो खिलौने, वो खाना दोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मुझे दो, क्योंकि वरना मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा. क्या ऐसा नहीं साहब, ऐसा लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो चुकी है हमारे साथ? अगर ऐसा वक्त आ चुका है या आने वाला है तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी हमारी कौम की और इस माशरे की, इस सोसाइटी की, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं होने जा रही ना कि आप बंदे के जो आपका सीखने वाला है वो आपके ऊपर हुक्म चलाने लगे और वो उस्ताद को समझे ही ना कुछ भी. तो ये तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है. तो ये बुरा वक्त ड्रामा हमारा लेके आ चुका है. अब कोई तो उठे जो इसमें कोई तब्दीली लाए, कोई तो उठे जो इसे चेंज करे, वरना जाहिर है कि आप बर्बाद कर देंगे. और बर्बाद जब हो जाती है चीजें, देखें इंडिया में फिल्म में आप हमेशा देखिए, एक जमाना था एक्शन फिल्म की, एक तूफान उठा हुआ था. एक्शन फिल्म एक जमाना था, रोमांटिक का तूफान उठा हुआ था, फिर रियलिस्टिक का आ गया. तो वहां पे जैसे जैसे चीजें मुस्तरद होती हैं, लोग उनको छोड़ देते हैं, तो वहाँ चेंज आता है. हमारे ड्रामे में ये चीज क्यों नहीं आता? उनके यहाँ वो वाला जो ड्रामा था जिससे बहुत जूते मारे लोगों ने, सास बहू वाला, उसकी जगह वो बेशुमार मुख्तलिफ किस्म का ड्रामा ला चुके हैं और अब वेब सीरीज में तो वो पता नहीं क्या कुछ ला चुके हैं. लेकिन हमारे ड्रामे में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. इवन कि हमारी तो माशाल्लाह वेब सीरीज भी उसी तरह की आई है कि बस ये रिश्ते, शादी, आइडियल में यही है. नेटफ्लिक्स की हम बात करते हैं कि हम अपना यहाँ का कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म तो इंटेग्रली एक ऐसी चीज है जो कि पैरेलल है, जो कि मेन स्ट्रीम से अलग है. लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पे भी हम फिर वही रूल अप्लाई कर देंगे जो वही सेंसरशिप अप्लाई कर देंगे, तो फिर उसका होने का फायदा क्या होगा? बिल्कुल इसके हक में नहीं जाना चाहिए. हुकूमत को ये इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कुछ भी. वो काफी आजाद प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स टाइप का. ये तो फिर वही बना देंगे जो इस वक्त इनके कंट्रोल में है सब कुछ. तो फायदा क्या होगा? चूल्हे में से निकलेंगे, भाड़ में गिर जाएंगे, बस इतना फर्क आएगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा. उधर भी यही कुछ तमाशा हो रहा होगा. थोड़ा सा टाइम कम रह रहा है तो मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, अब शिबा आप बात कर लें तो मैं उसके बाद क्वेश्चंस कुछ हैं वो ऑडियंसेस के दूं, क्योंकि 8 बजे खुद ब खुद ये बंद हो जाएगा. थोड़े 7-8 मिनट ही रह गए. I just wanted to say कि it's not just a drama. अगर आप हमारे मॉर्निंग शोज भी देखें तो उसमें भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है. रोती खवातीन आती हैं और एवरीथिंग इज अबाउट शादी, लाइक हनीफ साहब से, राइट? और किस तरह होना है, वजन किस तरह करना है. इट्स नेवर अबाउट कि आप
कितना अपने आप को पढ़ाना चाहते हैं, राइट? आप कौन से कोर्सेज ले रहे हैं, आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को कितना बढ़ाना चाहते हैं. You don't see this on Pakistani television, and I think that's just really sad, because this society, you are not just catering to one society anymore. You are catering to in an international world. Like US में हम देख रहे हैं, Europe, all of this. That's all. अच्छा, मैं एक चीज जो कहना चाहूंगा इस पे, दो चीजों में से ये कि एक तो ये हुआ है कि मैं एक दो जगह पे कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि ऐसा अनीफ साहब, क्योंकि एज राइटर भी आप साथ हमारे होते हैं, कि जो जितना क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है कि सोसाइटी खराब कर रहा है मीडिया, क्या एक तरह से ये इनडायरेक्टली ये एडमिट नहीं आप कर रहे हैं कि ड्रामे का इम्पैक्ट होता है, तो उस पर आप पे मेहनत करनी चाहिए थी, उस इंडस्ट्री पे मेहनत करनी चाहिए थी, आपने उसे फालतू इंडस्ट्री क्यों समझे रखा सारी उम्र, आपने उस पर क्यों नहीं काम किया, गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं काम हुआ? ये तो जितना ड्रामा इंडस्ट्री का बूम आया बाद में, पीटीवी तो लेके बैठ गया सारा कुछ, उसके बाद उसने एक खास 2000 के बाद तो वो ज्यादातर देखा जाए, मैं खुद भी पीटीवी प्रोड्यूसर रहा हूँ, मैंने बड़ा बुरा टाइम भी देखा है उसके अंदर, बहुत शदीद किस्म का, लेकिन ये है कि वो एक क्रिएटिव फेमिन की तरफ चले गए, तो फिर वो अपने ओन पे ही जब एक इंडस्ट्री चल रही है, वो फिर अपनी मर्जी करेगी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा मुझे ये लगता है बीच में कि अब मैंने देखा है, जो कि एक चीज अच्छी भी है शायद, कि अब मैं जब लिखूंगा ना, मैं थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ, क्योंकि लोग मुझसे सवाल करते हैं। ये भी एक अच्छा है एक तरह से तरीका, कि मुझे अब ये समझ आ रहा है कि अगर मैंने कहीं पे किसी चीज को दिखाया है, किसी सीन को, तो मुझे उसका जवाब दे होना पड़ेगा, तो मैं सोच के वो बात करूं। और अगर मैं जान पूछ के चैलेंज करता हूं किसी क्वेश्चन को, तो मैं पहले से तैयार हूं और मैं बता सकूं कि ये मैंने क्यों किया, और अगर मैं कन्विंस कर सकूं तो ठीक है। आपको क्या लगता है इस चीज पे? करें फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस छोड़ता हूं, क्योंकि हमारे पास 3-4 मिनट ही हैं उसके बाद। राइटर को रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए राइटर को, और वो जो कुछ भी लिख रहा हो उसकी जिम्मेदारी है कि उसने क्या लिखा है। अब मसला क्या हो जाता है कि ये जो सोसाइटी की तरफ से रिएक्शन सोशल मीडिया से आप उठाते हैं ना, कभी कभी तो लगता है कि ज़्यादातर रिएक्शन फेक होते हैं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे लोग बस कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ, कोई ट्वीट करना चाहता है, कुछ फेसबुक पे, कुछ कहीं, तो बस वो लग पड़ते हैं पीछे, एक ने कह दिया दूसरा उसके पीछे लग जाता है, एक अजीब सी फिर ना वो एक वायरल हो जाता है, मतलब एक शोर उठ जाता है। अदरवाइज उसका कोई इम्पैक्ट सोसाइटी में नहीं है, कोई इस सोसाइटी में ना तो उससे कोई तब्दीली आ रही है, ना सोसाइटी में कोई बुराई आ रही है। आपका ड्रामा सोसाइटी पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो रहा। ये जस्ट सोशल मीडिया पर एक शोर शराबे से ज़्यादा कुछ नहीं है। सोसाइटी अपने ही तरीकों से बिल्कुल चल रही है। ड्रामे ने सोसाइटी के अंदर कहीं कोई तब्दीली नहीं डाली है, जो मैं समझता हूँ, और ना हमें नजर आता है। एक कमेंट है जो बड़ा अच्छा, सुधीर तुली हैं इनका, अब बेहतर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन तुली पे मुझे थोड़ा सा शक है, सुधीर तो मैं सही बोल रहा हूँ। उन्होंने एक चीज कमेंट की है और बहुत अच्छी बात की है कि आप अलिफ को और मेरे पास तुम हो को एक साथ नहीं वो कर सकते, कि मतलब उसमें ये है कि दोनों का, जो मैं कहता हूं कि अलिफ का जो सिनेमेटोग्राफी है, जो उसका मोरल टीचिंग है और बाकी चीजें हैं, वो एक अपनी ही जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन मुझे ये फील होता था कि वो क्योंकि एक बड़े हारमोनियस और बड़ा सॉफ्ट से तरीके से बना हुआ है, तो उसमें वो इंटेंस इमोशंस नहीं आते जो कि मेरे पास तुम हो में लोगों को बीट की तरह, जैसे आप म्यूजिक में बीट्स लाते हैं ना, इंटेंस बीट्स लाते हैं, तो वो ज्यादा आपको एक्साइट करता है। तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पे मतलब मास्टरपीसेस हैं, लेकिन होता ये है, आपको मुझे लगता है कि उसके स्लॉट्स, कई जगह ये होता है कि स्लॉट नहीं डिवाइड हो पा रहे, कि किस स्लॉट पे क्या चीज एक सामने आएंगे तो हो सकता है वो एक दूसरे से टकरा जाएं। यही तो मैंने कहा भी शुरू कि वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि दो बिल्कुल अलग अलग जानवरों को देखते थे। हाँ बिल्कुल, ये एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। उसके सामने ये ड्रामा लगाना है, जाहिर उस बेचारे को तबाह करना ही था ना। वो अच्छा भी था, तो वो तबाह इसलिए हो गया कि लोगों ने कहा तो पिट गया, इसको तो देखा ही नहीं लोगों ने, इसलिए सब लोग उस वक्त वही देख रहे होते थे मेरे पास। तो कहीं ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता उसे अगर वो किसी और स्लॉट पे लगा होता या किसी और डे पे लगा होता, और अगर किसी चैनल पे होता। करेक्ट। द रीजन आई मेंशन्ड इट, द रीजन मैंने इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि एक ड्रामा है जो आपको वही दिखा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दिस एंड दैट, और एक ड्रामा है जो आपको बिल्कुल अलग
कुछ दिखा रहा है, right? I beg to differ कि there's absolute lots of emotions in the life, right? 2 मिनट रह गए। So that's why, and rating किसकी आई? उसी की आई जिसमें extramarital affair है and जिसमें ये सब है. That's why I mentioned it. You had two completely different kinds. एंड हो जाएगा। ये मैं हमारा ये मीटिंग टाइम जैसे ही बंद होगा ये बंद हो जाएगा, क्योंकि तो मुझे आपको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि मेरे 2 घंटे ही सेट किया टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और सबका जो उन्होंने ये ड्रामा रिव्यू के लोग जो हमारे साथ आए और उन्होंने इतना टाइम दिया और इतना अच्छा अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए। अब आपको अंदाजा होगा सबको कि हर कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, वो क्या क्या चीज देखता है, वो फॉर्म भी देख रहा है, वो एथिक देख रहा है, प्रेजेंटेशन देख रहा है, कॉन्टेक्स्ट देख रहा है, वो उसका अपना, जिस तरह मुझे लगता है कि हनीफ साहब को भी लैंग्वेज प्रिसीजन ज्यादा, आपके जुमला क्या है, वो आ कैसे, उसकी बुनत क्या है, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं कि ड्रामा पे आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी इसने आज दुपट्टा ओढ़ा था तो ये अच्छा ड्रामा था, तो आज इसने दुपट्टा उतार दिया तो आज पूरा ड्रामा हो गया, जिसने थप्पड़ मार दिया तो बुरा हो गया, जो अच्छा थप्पड़, मतलब वो एक अलग एक वो भी एक चीज है, मतलब इसकी बहुत सी लेयर्स हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं हनीफ साहब? नहीं, पर मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ आपका कि आपने वाकई बहुत अच्छी महफिल सजाई, और खासतौर पे जो डिवीजन की कि 2-2 लोग बुलाए वो ज़्यादा बेहतर हुआ, वरना शायद इतना अच्छा ना होता प्रोग्राम। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत अच्छी तरह बात नहीं हो पाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा। और ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक चीज़ नहीं होती कोई ड्रामे की कामयाबी के लिए, ड्रामे में कम्प्लीटली बहुत कुछ होता है और बहुत सारे शोबों को बहुत कुछ अच्छे तरीके से ही आप दिखा सकते हैं, तभी वो अच्छा ड्रामा बनता है। खाली किसी एक चीज़ से नहीं बनता। मुझे लगता है एज एन आर्ट फॉर्म मुझे लगता है कि एज एन आर्ट फॉर्म लोग भूल जाते हैं कि ये आर्ट फॉर्म भी है, वो भूल जाते हैं मूवीज डिस्कस करते हुए ज़्यादा, बल्कि ये जो आप कह रहे हैं ये इसको बहुत बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आर्ट की अपनी भी तो एक फॉर्म है, एक तकाजा है, एक ज़रूरत है। प्रोपेगेंडा तो देखिए कोई सी भी चीज़ हो सकती है और वो वक्त के साथ गायब हो जाती है, लेकिन आप देखिए तो 400 साल बाद कोई कहानी जिंदा है तो वो किसी प्रोपेगेंडे की वजह से नहीं है। अगर शेक्सपियर के ड्रामे जिंदा हैं तो उनमें कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वो नेचर है, वो आफाकियत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसकी आर्ट की जो फॉर्म है उसकी जो तकाजे हैं उनको नज़रअंदाज करके बस अपना भौंकू बजाते चले जाएं, तो उसका नतीजा तो फिर यही निकलेगा जो हमारे ड्रामों से निकल रहा है। वो कोई अच्छे ड्रामे नहीं है, जाहिर है उन्हें कोई अच्छे ड्रामे नहीं कह सकता है, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई कह सकता है। मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा दोनों से। बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा इनपुट एक डाला, एक ये वाली साइड भी आ गई। मुझे लग रहा है कि सारे में हम ज्यादा प्रोसेस पे बात कर रहे थे, लेकिन वो कंटेंट पे जो बात हुई और लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं, इस चीज की ज्यादा रेटिंग आती है कि हम ड्रामा की कॉन्टेक्स्ट पे जब बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा और बहुत ही मुझे लगता है कि एक बड़ी सेव हो गई हमारे पास हिस्ट्री में ये एक प्रोसेस होता क्या है और किस तरह सोच रहा है ड्रामा रिव्यूअर जब वो कुछ लिख रहा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मजीद एक एक सेशन जो है, एक एक घंटे का सेशन एक एक बंदे के साथ जरूर रखें ताकि वो मजीद डिटेल में और चीजों की तरफ। बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज। हाँ, जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो कि आज ये देख रहे थे। ये सारी हमारी जो वो एक थी डिस्कशन, और ये जो सारी चीजें हैं कि कैसे होता है, लिखा कैसे जाता है, कौन रिव्यू करते हुए क्या क्या अपने नजर में रखता है, और आर्टिस्ट की तरफ से क्या क्या चीजें होती हैं, उसको कहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस महसूस हो रही होती हैं कि ये रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं। कई फ्रस्ट्रेशंस भी होती है, लेकिन कई जगह पे वो सीख भी रहा होता है। जैसे मेरे साथ अपना भी मुझे होता है कि एज एन आर्ट फॉर्म मुझे लगता है कि आप मिस कर जाते हैं। मेरा एक गिला है कि आप कोई एक बात पकड़ लेते हैं और आप बाकी सारी मेहनत जो होती है वो छोड़ जाते हैं। कहीं पे ये वाली एक चीज थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, जो आप ज्यादा बैशिंग हमें शायद ज्यादा थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो शायद वो हुआ। लेकिन क्रिटिसिज्म का मतलब भी हमने गलत समझ लिया कि मैंने अगर कहा कि आप मेरे काम पे तनकीद करें, अगला कहा अच्छा मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, चाकू लेके काट दूंगा सारा काम। तो ऐसा नहीं, तनकीद का मतलब है कि जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करें, जो नहीं अच्छी लग रही है उसके बारे में बताएं कि वो क्यों नहीं अच्छी लग रही है, उसकी जगह क्या हो सकता था। एक लास्ट जाते जाते मैं एक चीज करना चाहूंगा। कुछ अर्से पहले एक क्लिप अभी आया था बीच में, जो कि वो हिना बयात हैं उनके का एक वेब सीरीज का वो था, जिसपे अचानक हुआ मुझे भी कुछ लोगों के देखें ये ड्रामा सीरियल में क्या दिखाना शुरू हो गए। मैं सिर्फ उस पर एक चीज कहना चाहूंगा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ABC ये 3 सिनेमाज होने चाहिए जो पूरी दुनिया में होते हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे वो नहीं है।
इसलिए आपको पैरेलल और मेन स्ट्रीम का फर्क भी समझ नहीं आता। टेलीविजन के ऊपर अचानक अगर कोई चीज आती है तो वो आप पे फेंक दी गई है, वहां पे तो आप कह सकते हैं कि टेलीविजन मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था, ये क्या अचानक चला दी। सिनेमा आप खुद टिकट लेके जाते हैं, तो सिनेमा का जो कंटेंट जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे बोल्ड होता है, थोड़ा सा ज्यादा ओपन होता है। जब आप लेकिन वहां पे भी जाए तो एक सारी लोग इकट्ठे बैठे हैं ग्रुप के अंदर, तो वहां पे भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं ज्यादा चीजें खुल जाए तो। लेकिन जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो एक बहुत प्राइवेट मीडियम है जो आप अकेले अपने मोबाइल के ऊपर ज्यादातर देखते हैं। वहां आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि ये किसी ने मुझे जबरदस्ती दिखा दिया, तो आप वो खुद चूज कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, वो बता रहा है कि आप कौन है। तो ये वाली चीज मुझे लगता है कि ये समझना पड़ेगा कि अगर वो किसी और चीज का कंटेंट है तो वो किसी और चीज का कंटेंट है, उसको टेलीविजन के कंटेंट के साथ आप नहीं जोड़ेंगे। हर चीज को अप्रिशिएट करने का, देखने का तरीका डिफरेंट है। कोई चीज, कोई फॉर्म ऑफ मीडिया क्यों है, उसका मकसद को समझने की कोशिश करने की जरूरत होती है कि वो क्यों आया है और वो कहाँ है। एक चीज और कि जब भी हम कोई काम देखते हैं तो हम उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, उसका तारीख कि वो किन हालात में आया है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम बहुत सारी चीजों को फुली नहीं एक्सेस कर सकते कि क्यों है और कैसा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अभी जो मेरा लेक्चर होगा वो मेरा एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग का जो आधा हमने किया था, आधा वो मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा वीक में पहले कर लूं, सैटरडे पे ना रखूं, सैटरडे को फिर हम कुछ और किसी और चीज पे चले जाएं। पहले वीक के दौरान मेरी कोशिश होगी कि एक दफा हम वो स्टोरी टेलिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लें। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो देखने वाले हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और मेरा तो वैसे ही बहुत शुक्रिया कि मैं एक चीज अरेंज की, और साबिका जो है हमारे साथ जो वो कर रही होती हैं, मुसलसल ये पेज भी रन कर रही होती हैं बहुत हद तक, और सीईओ भी है हमारी, और वो काफी क्वेश्चन आंसर्स भी हमें बता रही होती है साथ साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज।